मित्रों, जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत हम वायु दाब की पेटियां को समझ रहे थे, इसमें हमने आपको बताया था कि वायु दाब की जो पेटियां हैं उनको जो निर्धारित किया गया है, अर्थात उसको पृथ्वी पे जो वितरण किया गया है, वो वितरण करने का मुख्य जो कारक रहा है, जिम्मेदार कारक रहा है, वो रहा है सूर्य। क्योंकि सूर्य जो होता है वो अपने प्रकाश के माध्यम से वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी पेटी किस प्रकार की रहेगी, और उस पर ये डिपेंड होता है कि वो पाए पेटी जो है उस पर वायु दाब का जो संचरण है वो किस प्रकार का है। राइट। क्योंकि वायु दाब आप जानते हो क्या होता है कि वायु द्वारा लगने वाला जो दाब है या वायु पर लगने वाला जो दाब है वो एक्चुअली में आप देखोगे तो क्या होता है कि वो पेटियों में अलग अलग लगता है। क्योंकि पेटियां जो होती हैं एक्चुअली में पृथ्वी पे अलग अलग पार्टों में विभाजित हैं। तो वो जब सूर्य का प्रकाश जिस अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, सूर्य का प्रकाश जिस अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, पेटी उसी अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। राइट। तो आपने इस चीज को मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे इसके विषय में कि ये देखो क्या है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में आप देखोगे एक पेटी, दो पेटी, राइट, तीन पेटी, चार पेटी, पांच पेटी, छह पेटी, सात पेटी। तो इस प्रकार की ये सात पेटियां थी। राइट। अब ये सात पेटियां हैं, इनको डिसाइड किया गया था, वो डिसाइड किया गया था सूर्य के द्वारा। तो ये तो हमने क्लैरिटी आपको सभी कुछ पढ़ा दिया था। तो आप यहां पर एक चीज ये समझो कि इन पेटियों में जो पवनें चलती हैं, इन पेटियों में जो पवनें चलती हैं, तो ये जो डिसाइड करती हैं, ये वायु दाब की पेटियां ही डिसाइड करती हैं कि कोई पवन किस प्रकार से चलेगी, वो पवन में कितना प्रेशर रहेगा या कोई प्रेशर हल्की रहेगी। इस विषय को, इस संदर्भ को डिसाइड करने का जो कारक रहता है वो वायु दाब की पेटियां रहती हैं। राइट। तो पेटियां जो हैं वो निर्धारण तो सूर्य के द्वारा ही की गई हैं। तो ये पृथ्वी पर जो उनको डिसाइड किया गया है वो सूर्य के माध्यम से डिसाइड किया गया है कि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो आप देखोगे किन क्षेत्रों में किस स्थिति पे पड़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे आप जानते हो कि ये हमारी जैसे भूमध्य रेखा है, सॉरी, तो आप जानते हो कि हमारी ये जो पृथ्वी है, राइट, तो ये पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, जैसे ये आप जानते हो कि ये क्या है, ये पृथ्वी है कि भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पे आप जानते हो कि 5 डिग्री आप इधर देख लो नॉर्थ में, 5 डिग्री देख लो आप साउथ में, और इसके ऊपर आप जाओगे तो ये आपकी कौन सी रेखा है, ये आपकी है हाई प्रेशर यानी उच्च दाब पेटी। उसके बाद ये आती है आपकी निम्न दाब पेटी। ओके, ये आपकी निम्न दाब पेटी है, और ये है आपकी उच्च दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी होती है। इसी प्रकार से सेम कंडीशन नीचे होती है, सेम कंडीशन नीचे भी होती है, जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो अब बात ये आती है कि ये जो पवनें हैं, ये जो चलती हैं, ये जो पवनें चलती हैं, तो ये इसको डिसाइड कौन करता है, वो करता है सूर्य। लेकिन ये चलती क्यों है और चलने का रीजन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर आप देखोगे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि जो पवनें होती हैं वो हो जाती हैं हल्की। क्यों? क्योंकि वहां पे रहेगा निम्न दाब, क्योंकि वहां पे रहेगा निम्न दाब। जहां पे तापमान में वृद्धि होती है वहां दाब जो होता है कम हो जाता है, और जहां पर तापमान कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए ये पवनें जो होती हैं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती हैं, ये पवनें लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती हैं। जैसे आप जानते हो ये डोलड्रम पेटी है, राइट, ये कैसी है, एक डोलड्रम पेटी है, ये आप जानते हो 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ। ओके, तो ये डोलड्रम पेटी है। तो इसके आप ऊपर देखोगे तो ये तो होती है लो प्रेशर, ये होती है आपकी हाई प्रेशर, ये होती है आपकी लो प्रेशर, ये होती है आपकी हाई प्रेशर। तो ये हमने ऑलरेडी सब बता दिए थे। राइट। अब इसको एक बार इसको थोड़ा समझ लो तो बेहतर आएगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा समझोगे तो बेहतर होगा। एक मिनट, चलो, तो आप एक चीज यहां देखो, जैसे ये है, राइट, तो एक पेटी ये है, ये कौन सी पेटी है, ये पेटी है आपकी हाई प्रेशर की, और ये पेटी आपकी कौन है, लो प्रेशर की है। ये पेटी आपकी लो प्रेशर की है और ये पेटी आपकी हाई प्रेशर की है, ये हाई प्रेशर की है।
तो ये हमने आपको ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट समझा दिया था कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्यों होता है। ये होने का जो मेन रीजन है, ये सूर्य का जो प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश आप जानते हो कि जिस कंडीशन में वो चलता है, जिस कंडीशन में वो चलता है, तो वहां पर लंबवत उसका जब प्रकाश रहता है, तो वहां पर जो पेटियां रहती हैं वो निम्न वायुदाब की होती हैं। जहां पर आप सूर्य का प्रकाश ऊर्ध्वाधर जाता है, तो उस दिशा में आप देखोगे जो प्रेशर रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि वहां पे तापमान की कमी रहेगी। तो तापमान के अपोजिट ही प्रेशर रहता है। जहां पर प्रेशर ज़्यादा है वहां तापमान कम, जहां तापमान ज़्यादा वहां प्रेशर कम। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन रहती है। तो ये आपको ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, तो इसके विषय में कोई ज़्यादा आप जानना नहीं है। बस आपको अब ये समझना क्या है, तो आप एक चीज़ इसमें ये समझो कि आप जानते हो कि ये जो पवनें होती हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो केंद्र की ओर चलती हैं, भूमध्य रेखा की ओर जो पवनें चलती हैं, एक्चुअली में जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, वो पवनें कौन होती हैं? व्यापारिक पवनें होती हैं, राइट। वो पवनें कौन होती हैं? व्यापारिक पवनें होती हैं। और ये व्यापारिक पवनें आप देखोगे ये वर्ष भर चलती हैं, और स्थायी पवनें जितनी भी होती हैं ये वर्ष भर ही चलती हैं। लेकिन भले ही ये थोड़ा बहुत प्रभावित होती हों, वो प्रभावित होने का जो रीजन है वो देखोगे, जो सूर्य की जो शिफ्टिंग है वो उत्तरायण और दक्षिणायन होती है, इसकी वजह से जरूर प्रभावित होती हैं। साथ ही साथ आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर आप देखोगे कि समताप रेखाएं भी पाई जाती हैं, समदाब रेखाएं भी पाई जाती हैं। तो समताप और समदाब में जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश को डिसाइड नहीं करती हैं, वो अक्षांश को डिसाइड नहीं करती हैं। रीजन क्यों है? क्योंकि समताप की जो रेखाएं होती हैं वो तापमान के अकॉर्डिंग डिसाइड करती हैं कि तापमान किस जगह ज़्यादा है, किस जगह कम है, उसको डिसाइड करते हुए फॉलो करती हैं। रीजन समझ में आ रहा है? तो आप एक चीज़ यहाँ पे ये डिस्कस समझ सकते हो कि ये प्रभावित जरूर होती हैं। प्रभावित इसी वजह से होती हैं कि जब ITCZ होता है, वो जब उत्तरायण खिसकता है तब ये प्रभावित होती हैं, जब वो दक्षिणायन खिसकता है तब वो प्रभावित होती हैं। साथ ही साथ उच्चावच और जहाँ निम्न जो प्लेस होती है वहाँ स्थितियों में भी ये प्रभावित देखने को मिलती हैं या प्रभावित होती हैं, राइट। तो ये कंडीशन जो है थोड़ा आपको नॉर्मली समझना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये पवनें जो इस प्रकार से चल रही हैं, तो ये क्यों अपनी दिशा से तिरछी हैं? आप समझ रहे हो, ये सीधी सीधी चलनी चाहिए। तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था। इस पे कौन सा लगता है बल? वो लगता है कोरियोलिसिस बल। तो कोरियोलिसिस जो बल है वो उत्तरी गोलार्ध में लगता है दायां, राइट। उत्तरी गोलार्ध में वो दायां लगता है। जैसे अब इस साइड है तो इसका इधर का दायां कहाँ है? इधर है, राइट, इधर है। इसका दायां कहाँ है? इधर है। तो आप जानते हो कि ये पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में इसको लगता है दायां ओरी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये लगता है बायां ओरी, राइट। तो ये डिसाइड जो है ना, वो डिसाइड जो करता है, ये जो कोरियोलिसिस बल है वो डिसाइड जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। घूर्णन के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग पवनें भी क्या करती हैं? मूव करती हैं। उसी के अकॉर्डिंग पवनें भी मूव करती हैं, राइट। तो ये कोरियोलिसिस बल के प्रभाव के कारण ही ये जो पवनें होती हैं वो अपनी सीधी रेखा में ना चलते हुए ये ऊर्ध्वाधर या तिरछी चलने लगती हैं, ओके, तिरछी चलने लगती हैं। तो इन पवनों को हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें। तो स्थायी पवनें जितनी भी होती हैं, चाहे उसमें आप व्यापारिक पवनें ले लो या पछुआ पवनें ले लो या ध्रुवीय पवनें ले लो, ये जितने भी स्थायी पवनें होती हैं ये एक्चुअली में आप देखोगे तो किससे प्रभावित रहती हैं? कोरियोलिसिस बल से। वैसे सभी प्रभावित रहती हैं, कोरियोलिसिस बल से जितनी पवनें होती हैं सभी प्रभावित रहती हैं, क्योंकि ये अपनी सूर्य की दिशा और दशा उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बदलाव से भी ये पवनों भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। और आप जानते हो उनकी वजह से ही यहाँ पर हमारे यहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं जो घटित होती हैं उसका बेसिक रीजन जो है वो है पवनों का डिसबैलेंस, राइट। या हम कह सकते हैं कि इनकी जो भी समताप रेखाएं हैं उसकी एक्सचेंज होती है, बदलाव होता है, या वो रेखाएं जो होती हैं वो या समदाब रेखाएं हैं या समताप रेखाएं हैं वो बदलती रहती हैं। इसकी वजह से ही हमारे यहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी से ही संबंधित है कि ITCZ क्या होता है, स्थायी पवनें क्या होती हैं, अस्थायी पवनें क्या होती हैं, स्थानीय पवनें क्या होती हैं। तो इसके विषय में हम डिटेल से समझेंगे। तो आज का जो लेक्चर है काफ़ी डिटेल से होने वाला है, इसको चीज़ को आप एक चीज़ें समझ लीजिए। तो ऑलरेडी हम ये सब बता ही चुके हैं, अब इसमें कोई ज़्यादा खास जानने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ आप दिमाग में ये क्लियर कट कर लो कि आप जानते हो कि जब ये पवनें जो होती हैं, ये जो पवनें होती हैं ये एक्चुअली में आप देखोगे तो
यहाँ पे जैसे ये रेखा है, राइट, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पे ये पवनें जो होती हैं तो ये अपनी अक्ष पे 90 डिग्री घूम जाती हैं, 90 डिग्री घूम जाती हैं। जो पवन आप देखोगे इस साइड आ रही है, राइट, जो पवन आप देखोगे इस साइड आ रही है, तो ये पवन आप देखोगे जो इधर साइड मूव कर रही है बायां ओरी, तो ये इधर से आएगी बायां ओरी 90 डिग्री घूम जाएगी, जो इधर से जा रही है ये इधर साइड घूम जाएगी। तो एक्चुअली में ये 90 डिग्री जो पवनें हैं वो घूमती हैं कोरियोलिसिस बल के प्रभाव का। लेकिन कोरियोलिसिस बल जो है वो भूमध्य रेखा पे नहीं लगता है, भूमध्य रेखा पे इसका मान 0 होता है, लेकिन इसके दायां जैसी 1 डिग्री 2 डिग्री जैसे ही उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध हुए इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। ओके, तो इस वजह से ये मूवमेंट जो है पवनें करने लगती हैं। अब बात ये आती है कि आप जानते हो कि ये जो पवनें होती हैं जब ये आपस में आती हैं तो ये तिरछी आती, इनकी वजह से आप देखोगे तो भूमध्य रेखा पे कभी चक्रवात देखने को नहीं मिलते हैं, कभी भूमध्य रेखा पे आपको चक्रवात नहीं मिलेंगे। चक्रवात आप जानते हो एक प्रकार की अस्थायी पवन होती है। तो ये चक्रवात जो बनता है, ये चक्रवात जो बनता है ये बनता है आप सूर्य के द्वारा जो भी वहां पे समताप रेखाएं बनती हैं, सूर्य के माध्यम से जो समताप रेखाएं बनती हैं, वो समताप रेखाएं जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि इन पवनों की दिशा कैसी होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग इनमें आपस में क्या होता है, एक भिड़ंत होती है, राइट, वो आमने सामने, तब ये चक्रवात बनता है। वैसे चक्रवात नहीं बनता है। ओके, तो चक्रवात बनने की जो घटना है वो एक्चुअली आप देखोगे वो डिपेंड करती है समताप रेखाओं पर, राइट, ITCZ पे डिपेंड करती है। ऐसे चक्रवात नहीं आते हैं, भूमध्य रेखा पे कभी चक्रवात नहीं आते हैं। ठीक, ये क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए। तो ऑलरेडी इसके विषय में हमने काफ़ी डिटेल से आपको समझाए थे, ठीक, काफ़ी डिटेल्स आपको समझाए थे। तो आज जो हम समझाएंगे इसी के अंतर्गत थोड़ा और आप समझ लो। जैसे आप जानते हो कि भूमध्य रेखा पे की दिशा को जो चलने वाली पवनें होती हैं वो होती हैं व्यापारिक पवनें, राइट। अब वो व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें आप देखोगे तो ये आपस में क्या है, एक कोण बनाते हुए टकराती हैं। कैसे, कोण बनाते हुए टकराती हैं, राइट। और जैसे ही कोण बनाते हुए टकराती हैं तो आप जानते हो कि इन पे चक्रवात नहीं आता है क्योंकि ये कोण बनाती हैं। और जैसे ही आप जानते हो कि सूरज जब उत्तरायण चलने लगता है, उत्तरायण साइड जाता है, तो क्या होता है कि उस अक्षांश, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो अक्षांश रेखाओं को फॉलो करती हैं, तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर आप जानते हो कि जैसे सूर्य यहाँ से गया, राइट, यहाँ से जा रहा है, तो ITCZ है जो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, वो इधर साइड खिसक जाएगा। ठीक, अब इधर साइड खिसकता है तो निश्चित ही आप देखोगे तो समताप रेखा जो होती है वो अक्षांश रेखा को कभी फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कहीं उच्चास है, कहीं निम्न है, कहीं पठार है, कहीं कुछ है, नदियाँ। तो आप जानते हो कि यहाँ पर आप देखोगे जो समान ताप की रेखा है वो एक जगह सभी जगह समान नहीं होती है। तो ये आपको कभी कभी ऐसी तिरछी तिरछी देखने को मिल जाएगी, राइट। क्योंकि आप देखोगे जैसे यहाँ पर आप देखोगे क्या है, उचास है। अब उचास है तो यहाँ पे आप देखोगे उचास के साथ यहाँ प्रेशर कम। अब ये निचास है तो यहाँ पे आप देखोगे तापमान, यहाँ पे उसको अगर कंडीशन देखी जाएगी तो यहाँ भी तापमान ठीक ठीक, यहाँ भी तापमान, अब यहाँ तापमान नहीं है तो यहाँ समताप रेखा क्यों जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ देखना कि यहाँ पर आप देखोगे अक्षांश रेखा तो सीधी सीधी जाएगी। अक्षांश रेखा जो होती है उच्चावच निम्नवच और उच्चावच से इससे कोई मतलब नहीं होता है, नदियां पठार से कोई नहीं मतलब नहीं होता है। लेकिन समताप रेखा को मतलब होता है, उसे समान ताप को देखना पड़ता है, राइट। ये चीजें दिमाग में आप क्लियर कट बैठा लो, इसको हम डिटेल से समझेंगे। बस थोड़ा थोड़ा आप ये चीजें समझते जाओ, इसके आगे मैंने काफी डीपली से आपको समझाए थे। तो आप एक चीज और देख लो, तो ITCZ होता है, इससे ये डिपेंड करता है कि किस जगह चक्रवात आने चाहिए, किस जगह नहीं आने चाहिए। लेकिन दिमाग में क्लियर कट कर लेना, भूमध्य रेखा पे कभी चक्रवात नहीं आते हैं, ओके, कभी नहीं आते हैं। चलो अब हम इसमें एक चीज और समझते हैं। पहले एक चीज ये समझ लो कि ITCZ है वो शिफ्टिंग कैसे होता है। ITCZ है, इसकी शिफ्टिंग को थोड़ा समझ लो, ओके। ITCZ की शिफ्टिंग को अगर आप समझोगे तो थोड़ा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखो ITCZ जो शिफ्टिंग होती है आप देखोगे जैसे ये, एक मिनट, जैसे ये पृथ्वी है, एक ये पृथ्वी है, राइट। अब बात ये आती है कि ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ओके, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा जो होती है
वो पृथ्वी के 2 बराबर भागों को बीचों बीच काटती है। अब इसके नीचे आप देखोगे ये 5 डिग्री और ये 5 डिग्री, तो 5-5 डिग्री आप जानते हो ये शांत पेटी होती है। क्यों होती है ये सब हम क्लियर कर चुके हैं, अब इसमें कुछ जानना बताना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। इसके बाद आप जानते हो कि यही यहाँ पे आप देखोगे क्या होता है, यहाँ पे जब प्रकाश सीधा लंबवत रहता है, प्रकाश यहाँ लंबवत रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे जब सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है, मकर रेखा पे आता है, तो इसका प्रकाश यहाँ भी रहता है, राइट। और जब प्रकाश यहाँ कर्क रेखा पे आता है तब भी इसका प्रकाश यहाँ रहता है। तो 5 डिग्री जो अक्षांश का नॉर्थ और साउथ जो क्षेत्र होता है वो एक्चुअली में आप देखोगे वर्ष भर उस पर प्रकाश बना रहता है, वर्ष भर प्रकाश बना रहता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो वायु होती है वो ऊपर उठती रहती है, ऊपर उठती रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायु जो ठंडी जो हाई प्रेशर की इधर की जो वायु है, इधर की जो वायु है हाई प्रेशर की, वो इधर साइड चलती है, तो यहाँ पर जो वायु है वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है, उठ जाती है, तो ये शांत रहता है। अब बात ये आती है कि जैसे ये हमारा सूर्य है, राइट। अब ये सूर्य जो है, ठीक, ये हमारा सूर्य जो है, अब ये सूर्य आप देखोगे तो जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर रहता है, राइट। 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर रहता है। तो इसके बाद आप देखोगे, मान लो मार्च यहाँ पे है तो अप्रैल यहाँ आ जाएगा, मई यहाँ आ जाएगा, जून यहाँ आएगा, राइट। तो ये हमारी है क्या? कर्क रेखा। ये कौन है? कर्क रेखा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पे देखो भूमध्य रेखा पे फिर से आ गया 23 को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये है मकर रेखा, ये है मकर रेखा, राइट। तो सूर्य जो रहता है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, इधर कभी सूर्य जाता ही नहीं। लेकिन हाँ, इसका इधर जब कर्क रेखा पाता है तो इसका कुछ प्रकाश इधर जाता है, लेकिन यहाँ वर्ष भर प्रकाश कभी जाता ही नहीं, थोड़ा बहुत चला जाता हो लेकिन जाता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में आप बैठा लो। अब बात ये आती है कि ITCZ होता है वो कैसे खिसकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ITCZ का पहले आप मतलब को समझो। जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जो जोन होता है, इसे हम बोलते हैं अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण, यानी अंतःकरण जो उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण होता है। अभिसरण का मतलब है वायु, जब 2 वायु होती हैं जब एक दूसरे के सामने टकराती हैं, अभिसरण करती हैं, टकराती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ITCZ या अंतःकरण उष्णकटिबंधीय कन्वेंशन जोन। कन्वेंशन मतलब जोन है, जोन एक प्रकार का अभिसरण है, राइट। तो अब बात आती है जैसे जब ये यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य यहाँ रहता है तो इसका ITCZ यहाँ रहेगा, ITCZ रहेगा। तो इसका बेसिक जो प्रभाव रहेगा, जितना ऊपर साइड रहेगा उतना ही नीचे साइड रहेगा, राइट। जितना ऊपर साइड रहेगा उतना ही नीचे साइड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को इसकी दिशा जो है वो केवल भूमध्य रेखा पर रहती है, राइट। भले ही इसका प्रकाश इधर लंबवत जाता उधर जाएगा, लेकिन इसका लंबवत प्रकाश भूमध्य रेखा पे एक्चुअली में पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है कि यही जब सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है जब उत्तरायण चलने लगता है, मान लो यहाँ आ गया, राइट, यहाँ आ जाए, तो आप जानते हो जैसे ही ये ऊपर चलता है तो इसका जो ITCZ है वो आप देखोगे खिसकने लगता है ऊपर। तो आप जानते हो ये कितना खिसकता है? यहाँ तक 10 डिग्री। तो 0 से 10 डिग्री तक ये खिसकता है, 0 से 10 डिग्री ऊपर खिसकेगा। और जब यही सूर्य का प्रकाश जब नीचे आएगा तो ये 10 डिग्री आप जानते हो इधर साइड खिसक जाएगा, ठीक है। ये 10 डिग्री आप देखोगे इधर साइड ये 10 डिग्री खिसक आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तब ये 10 डिग्री उधर खिसकता है, दक्षिणायन होता है तब 10 डिग्री इधर खिसकता है। तो अब क्या होता है कि इसके खिसकने से कितना प्रभाव पड़ता है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे माइंड सेट कर लीजिए, अब प्रभाव कितना पड़ता है तो ये चीज़ें देखो। जैसा कि आप जानते हो कि सूर्य जब ऊपर खिसकता है तो ये एक समय जाएगा, यहाँ पे मार्च है, अप्रैल पे जाएगा, ठीक, तब ITCZ खिसकेगा ऊपर की तरफ। जब यहाँ जाएगा तो तब खिसकेगा, और ऊपर जाएगा तो कर्क रेखा पे तब भी खिसकेगा, ठीक। तो कर्क रेखा पे जब जाता है तो ITCZ ऊपर खिसक जाता है। तो इसकी समताप रेखा आप देखोगे तो समताप रेखा आप हमेशा याद रखना, समताप रेखा आप कभी भी सीधी नहीं बनती है। सीधी ना बनने का रीजन यही है कि हमारी पृथ्वी सपाट नहीं है, क्योंकि कहीं उच्च कहीं निम्न है, कहीं क्षेत्रफल ऊंचा नीचा है। तो ऐसी कहीं जो भी आप देखोगे पहाड़ पर्वत पठार देखने को मिलते हैं,
तो वहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वो एक समान दिशा में ऊपर से तो पड़ता है, लेकिन वहां पर आप देखोगे तो प्रेशर जो है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो समदाब रेखा हो चाहे समताप रेखा हो, कभी एक समान नहीं होती हैं, कभी भी एक समान नहीं देखने को मिलेगी, हमेशा इसमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस रहेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो समताप रेखाएं होती हैं या समदाब रेखाएं होती हैं, ये कभी अक्षांश रेखाओं को फॉलो नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? उसका रीजन यही है कि हमारी पृथ्वी सपाट नहीं है, हमारी पृथ्वी सपाट नहीं है, कहीं उच्च है कहीं निम्न है, कहीं उचास है कहीं निचास है। इस वजह से जो प्रेशर है निचास है तो वहाँ ज़्यादा होगा, कहीं जो उचास है वहाँ प्रेशर कम होगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कभी भी समताप रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाओं को फॉलो नहीं कर सकते हैं। अक्षांश रेखाएं हमेशा सीधी चलती हैं, जबकि ये समताप रेखाएं हैं ये कभी सीधी नहीं होती हैं। ये डिपेंड करती हैं सूर्य के प्रकाश का जो आधार है वो सही सही कहाँ जा रहा है, तो उस आधार पर ये तिरछी तिरछी चल देती हैं। तो फिर अब इससे क्या होगा कि इसकी जो पवनें हैं उसकी भी डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं चेंज होगी, उसकी भी डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं चेंज होगी। वो आप देखो, अब यहाँ पे आप जानते हो कि जैसे आप समझो यहाँ पे ये जैसे हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के आप देखोगे तो ये आप मान लो कि 10 डिग्री यहाँ पे है आपकी समताप रेखा, ये क्या है समताप रेखा है, राइट। अब क्या होता है कि पवन जो है, सुनना, यही जो पवनें हैं व्यापारिक पवनें, थोड़ा समझ लो, एक बार चीज़ें और समझ लो। इससे पहले एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं, आज ITCZ है, थोड़ा बाद में समझाते हैं, पहले एक चीज़ और समझ लो, क्योंकि अगर उसको आप समझ लेते हो तो निश्चित ही ITCZ को फिर क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, पहले हम एक चीज़ को समझते हैं, देखो क्या समझते हैं। एक मिनट, चलो देखिए, पहले हम समझते हैं वायुकोशी परिसंचरण, इसको समझ लेंगे तो फिर आपको ITCZ दिक्कत नहीं आएगी। वायुकोशी परिसंचरण, वायुकोशी परिसंचरण एक्चुअली में होता क्या है इसको थोड़ा समझो। देखो क्या होता है कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, राइट, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे आप जानते हो कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो इसके 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर भी आप जानते हो क्या होता है, एक डोलड्रम क्षेत्र होता है, डोलड्रम क्षेत्र होता है। तो आप जानते हो कि जैसे पहले हम इसमें 7 पेटियां बना लेते हैं। पहली पेटी ये है हमारी, एक डोलड्रम पेटी पहली पेटी हो जाती है जो भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री रहती है। इसके बाद ये हमारी पेटी है, ये कौन सी पेटी है, ये होती है हाई प्रेशर की पेटी, राइट। इसके बाद ये पेटी आती है हमारी लो प्रेशर की पेटी, ये होती है लो प्रेशर की पेटी, और ये है हाई प्रेशर की पेटी। इसके बाद सेम नीचे यहाँ आप देखोगे तो ये जो पेटी होती है, ये पेटी कौन सी है, ये होती है आपकी हाई प्रेशर की पेटी, ये पेटी आपकी लो प्रेशर की है, ठीक। इसके बाद ये है आपकी हाई प्रेशर की पेटी। तो वायुकोशी परिसंचरण, वायुकोशी परिसंचरण का मतलब आप ये समझिए, आप ये समझिए कि आपको पता होना चाहिए कि पवनें जो होती हैं इस दिशा में चलती हैं, ठीक, इस दिशा में चलती हैं, इस प्रकार से पवनें चलती हैं। तो जैसे ये पवनें चलती हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये आपस में कभी भी विपरीत दिशा से नहीं टकराती हैं, ये हमेशा कोण पे टकराती हैं जाके। तो कोण पे टकराने वाली जो पवन होती है उससे कभी भी साइक्लोन नहीं बनता है, कोई साइक्लोन नहीं बनता है, केवल वायु जो है ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो वायु कोश का मतलब है, वायु का कोश यानी कि कोश का मतलब है कि जिस दिशा से वायु उठी उस दिशा में पुनः वही वायु का आना ही कोशीय कहलाता है, यानी कोशीय परिसंचरण कहलाता है। यानी कि आप एक चीज़ समझिए, जैसे ये वायु यहाँ से टकरानी आपस में, तो ये क्या है पुनः ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, और ये हल्की होती है, राइट, और हल्की होती है तो जैसे ये ऊपर जाती है तो जितनी वायु संकेंद्रण हो जाएगी ऊपर जा करके, तो फिर वो वायु आप जानते हो कि वो तेज गति से चलेगी ऊपर साइड तेज गति से, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। और उस पर क्या बल लगता है, अपकेंद्री बल, कोरियोलिसिस तो बल लगता ही है, साथ ही साथ अपकेंद्री बल भी लगता है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन डिसाइड करता है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उससे पवनें प्रभावित होती हैं, उससे पवनें प्रभावित होती हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया था, साथ साथ कोरियोलिसिस से भी प्रभावित होती हैं। तो इन दो बलों, एक अपकेंद्री बल, एक होता है
आपका कोरियोलिसिस बल, इनकी वजह से आप देखोगे पवनें प्रभावित होती हैं। तो क्या होता है कि ये पवनें जब ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठते हुए कहाँ बैठेंगी, वो आप देखोगे यहाँ भी तप्त है, यहाँ भी गर्म है, क्योंकि कर्क और मकर रेखा में आप जानते हो यहाँ पर वर्ष भर आप देखोगे सूर्य का प्रकाश लंबवत या ऊर्ध्वाधर रहता ही है। क्योंकि अगर कर्क रेखा यहाँ आप आओगे तो सूर्य का प्रकाश इधर भी जाता है, लेकिन भले ही इसकी तुलना में कम हो जाएगा, भले ही जाएगा जरूर, लेकिन कैसा जाएगा, ऊर्ध्वाधर। अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ लंबवत है तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रकाश आएगा, तो इसका मतलब यहाँ प्रकाश रहता ही है, राइट। तो अब क्या होता है कि यहाँ की पवनें उठी, वो हल्की हुई, ऊपर उठ गई, तो जितनी भी बारिश जिसको धारण करनी थी उसने तो उसने धारण कर लिया, राइट। जितना उसको बारिश धारण करना था उतना उसने मतलब कि आर्द्रता धारण करनी थी उसने धारण कर ली। अब वो संघनन क्रिया और ऊषांक से जैसे ही नीचे हुआ बारिश करने लगेगी। ऊषांक तो आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब एक ऐसा कौन होता है, हम ऐसे कह सकते हैं, इतना एक ऐसा एक मुख्य टारगेट होता है या ऐसा एक डिग्री होती है जहाँ पे जो सूर्य सॉरी जो वायु है वो क्या करती है, आर्द्रता को धारण कर लेती है और एक समय एक डिग्री तक वो तृप्त हो जाती है। फिर वो उसका जो मान है वो ऊषांक से नीचे चला जाता है, फिर वो बूंद की दिमाग में टिप टिप बारिश करने लगती है। तो वो चीज़ें होती हैं ऊषांक भी। तो आप जानते हो जैसे ही उठती है तो ये क्या करेगी, इसमें जो भी सापेक्षिक आर्द्रता है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि वो पवनें फैलेंगी तो ठंडी होंगी, तो उसमें एक आर्द्रता धारण करती रहेगी और फिर वो एक समय तक ऊषांक तक करेगी। और जैसे ही ऊषांक का मान नीचे, ऊषांक से नीचे हुआ, मान लो 23 डिग्री है तो उसका मान नीचे हुआ तो ऑटोमेटिक बारिश करने लगी। और ऐसा नहीं कि सभी पवनें बारिशें ऊपर जो उठी है वो सभी बारिश ही कर दे, कुछ ऊपर चली जाती है और ट्रोपोपॉज में वो वहाँ पर आप देखोगे तो वो तेज तेज चलने लगती है। तो आप जानते हो कि ये मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से पवन जाएगी, ऊपर उठेगी और फिर से ये इस प्रकार से चलती है और फिर से ये यहाँ पे वो देखेगी, फिर बैठ जाएगी और फिर इसी प्रकार से आ जाएगी। तो ये पूरा क्या कहलाता है, वायु कोशी परिसंचरण। या क्या कहलाता है, वायु कोशी परिसंचरण, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे वायु कोशी परिसंचरण में ये होता है व्यापारिक पवनों के साथ। व्यापारिक पवनें जैसे ही आपस में ये टकरानी और जैसे ही ये ऊपर उठी हल्के होकर, फिर ये गई और फिर ऐसी 10 जगह बैठती है जहाँ पर आप जानते हो कि हाई प्रेशर रहे, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम रहेगा और जहाँ तापमान कम प्रेशर ज़्यादा। प्रेशर जैसे ही ज़्यादा हुआ नीचे बैठेगी, नीचे बैठने के बाद अब ये हो जाएगी हाई प्रेशर इधर साइड, राइट। और हाई प्रेशर के बाद फिर से ये चलने लगी। अब यही चीज़ें यहाँ समझो, यहाँ से उठी यहाँ पर बैठेगी, अब यहाँ से बैठेगी तो ये पवन देखो फिर से इधर आई, फिर से इधर आई, फिर से इधर आई, राइट। यहाँ से उठी पवन इधर आई, यहाँ से फिर से देखो फिर से। तो ये पूरा क्या बन रहा, वायु कोशी परिसंचरण। क्या बन रहा है, ये वायु कोशी परिसंचरण है। और ये किसके साथ है, व्यापारिक पवनों के साथ। इसे बोलते हैं हेडली वायु कोश परिसंचरण, हेडली वायु कोश परिसंचरण, राइट। या ऐसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं व्यापारिक वायु कोश परिसंचरण, क्योंकि ये व्यापारिक पवनों के साथ हो रहा है। तो व्यापारिक वायु कोश परिसंचरण या उसे संचरण बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली जो पवनें होती हैं, नीचे वाली जो पवनें होती हैं, ये कौन पवनें होती हैं, ये होती हैं व्यापारिक पवनें। तो इनको ऐसे कर सकते हैं व्यापारिक पवनें प्लस जेट पवन। क्यों, ये ऊपर ये कौन सी, ये जेट है ना, ये क्या है, जेट है। और ये कौन सी है, नीचे है व्यापारिक, राइट। नीचे है व्यापारिक जबकि ऊपर है जेट। जैसे ही ऊपर जाती है इस प्रकार से आएगी यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली जेट होती हैं और नीचे इधर रहता है हाई प्रेशर, ये होता है लो प्रेशर। ऊपर की साइड लो, नीचे आएगा हाई। और इसी कंडीशन ये भी यहाँ पे होती है इसी प्रकार से, दोनों साइड समान होती है, दोनों साइड समान होती है। इसलिए आप जानते हो जो जेट पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में भी चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम, और ये बहुत एकदम ठंडी होती हैं, काफ़ी ठंडी होती हैं, क्योंकि ऊपर जाओगे तो माइनस में पारा रहता है तो ये ठंडी हो जाती हैं। फिर ये चलती लेकिन तेज हैं। चलती तेज क्यों है, क्योंकि ऊपर कोई पर्वत पठार कुछ नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि 12 किलोमीटर ऊपर कौन पर्वत पठार है, ठीक है। माउंटेन एवरेस्ट भी देखोगे तो वो कितना है, वो 8850 है, ठीक है। तो इतनी 10 से 12 किलोमीटर ऊपर कोई भी चोटी नहीं है विश्व की, कोई भी चोटी विश्व की ऊंची नहीं। तो इसलिए ऊपर ये खुली होती हैं और इतना स्पीड में चलती हैं, बहुत तेजी, 250, 300, 350 तक स्पीड में चलती हैं। तो ये तेज चलने का रीजन क्यों है, क्योंकि ये ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठने के बाद वहाँ माइनस में पारा रहता है, राइट। तो वहाँ माइनस में रहा तो ठंडी हो जाती हैं जी।
ठंडी होती हैं फिर ये तेज चलती हैं। और तेज चलने का रीजन क्यों है, वहाँ पे आप जानते हो एक तो रीजन ये है कि वहाँ पे सपाट है, कोई भी पठार पर्वत नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा रीजन ये है कि इस पे लग रहा है अब केंद्रीय बल, तो बाहर की हो तो ये तेज से चलती हैं, ठीक। और तीसरा भी लगता है इस पे कोरियोलिसिस बल, इस वजह से ये बहुत तेज चलती हैं, क्योंकि कोरियोलिसिस बल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों पे लगता है। तो आप ये चीज समझो, तो ये तेज चलती हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाता है व्यापारिक जेट पवन। व्यापारिक पवन है और जेट पवन, ये दोनों को मिलाकर बनता है हमारा क्या, व्यापारिक वायुकोश संचरण या हेडली वायुकोश परिसंचरण इसे हम कहते हैं, राइट। तो इतना उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और जेट स्ट्रीम आपको पता ही है कहाँ चलती हैं, वो ट्रोपोपॉज में चलती हैं। इसके बाद ये तो पहली कंडीशन। अब आती है दूसरी। अब दूसरी इसमें इसको समझ लिए आप। अब देखो दूसरी आती है पछुआ वायुकोशी संचरण। पछुआ वायुकोशी संचरण, इसे अगर आप देखोगे तो ये पछुआ पवन है। आप जानते हो कि जैसे ये पवन ऊपर उठी यहाँ बैठेगी, राइट, यहाँ बैठेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये जितनी पवन है सब इधर ही आ जाए, कुछ पवन इधर साइड भी चली जाती है, ऐसे इस प्रकार से। तो दायां साइड तो चलेगी ही, क्योंकि दायां ओर ही बल लगेगा, ऐसे चलेगी, राइट। और इधर से आप देखोगे ये इधर से आती हैं ये पवनें, राइट, इधर से आती हैं ये पवनें। तो आप जानते हो कि जैसे इधर आई तो ये आपस में देखोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या बनता है। ये जैसे ही आप देखोगे यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठने के बाद इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे ये पछुआ पवनें हैं, राइट। ये कौन सी है, पछुआ पवनें हैं। और ये पछुआ पवनें आप देखोगे जैसे ही आपस में यहाँ टकराती हैं, यहाँ क्या है, ये टकराती हैं। तो जैसे ही टकराती हैं तो ये पवन जो है ये होती है थोड़ी गर्म। ये पवन कैसी होती है, थोड़ी गर्म, लेकिन इसकी तुलना में ठंडी होती है, इसकी तुलना में ठंडी होती है। क्योंकि व्यापारिक पवनें हैं ये ज़्यादा ही गर्म होती हैं, जबकि ये ठंडी होती हैं। तो ये क्योंकि ये बैठती हैं फिर हाई प्रेशर बनता है यहाँ पे, तो ये लो रहता है। तो यहाँ वाला प्रेशर है वो लो रहता है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये क्या है कि यहाँ पे जो हल्की है ये थोड़ा ठंडी होती है। तो ये पवन आपस में टकराती हैं तो ये वाली ऊपर उठ जाती है, ये पवन है ऊपर उठ जाती है। और जैसे ही ऊपर उठी तो ये क्या बना लेती है, शीतोष्ण चक्रवात। कैसा क्या बनता है यहाँ पे बनता है शीतोष्ण चक्रवात। ये हम चक्रवात के विषय में डिटेल से 1.5 घंटे का हम लेक्चर लेंगे, ठीक है। इसमें समझाएंगे सभी जितने भी चक्रवात, प्रति चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, ये जितने भी हैं कैसे क्या बनते हैं, ठीक है, वो सब समझेंगे। अभी यहाँ पे केवल इतना ही समझो कि ये जब आपस में टकराती हैं तो ये ऊपर इस पे गर्म है तो ये ऊपर उठ जाती है। अब ये ऊपर उठ गई, राइट। अब ऊपर उठी तो ये कहाँ उठ के जाएगी, ये देखो यहाँ भी बैठेगी जाके, राइट। और ये यहाँ भी बैठेगी आकर, यहाँ वाली जो पवन उठेगी, राइट, यहाँ वाली पवन उठेगी तो ये यहाँ भी बैठेगी आकर, क्योंकि ये हाई प्रेशर रहेगा तो यहाँ भी बैठेगी, यहाँ भी हाई प्रेशर रहेगा यहाँ भी बैठेगी। तो ये यहाँ भी बैठेगी, यहाँ भी बैठेगी। तो आप यहाँ पर जो वायुकोश बना, ये वायुकोश कौन सा बना, ये बना पछुआ पवन। पछुआ पवन प्लस ऊपर क्या चल रही है, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम, राइट, पछुआ पवन प्लस जेट स्ट्रीम। ये देखो क्लियर कट आपको समझ में आ गया कि पछुआ पवन और जेट स्ट्रीम से भी वायुकोशी संचरण बनता है। वो कैसे बनता है वो आपको बता ही दिया है कि जैसे ही टकरानी ये ऊपर उठी यहाँ बैठ जाएगी, और ये ऊपर उठी यहाँ बैठ जाएगी, राइट। तो यहाँ ऊपर ये इससे टकरा रही है ना, ये टकरा रही है तो ये ऊपर उठ के यहाँ बैठेगी। और ऊपर वाली पवन कौन है, ऊपर वाली पवन है आपकी पछुआ। क्यों, क्योंकि हल्की होके कौन सी गई है, पछुआ गई कि नहीं, ये हल्की होके नहीं गई है, राइट, ये नहीं गई है, ये हल्की होके गई है। तो ये कौन सी गई हल्की होकर, पछुआ, क्योंकि ये गर्म है थोड़ा। और जेट स्ट्रीम ऊपर चलती हैं तो पछुआ पवन और जेट स्ट्रीम एक्चुअली में यही पवनें होती हैं, ऊपर चली जाती हैं तो यही चलती हैं जाकर के, ठीक है। ये पछुआ पवन जेट स्ट्रीम। अब आता है तीसरा आता है ध्रुवीय वायुकोशी संचरण। वायुकोशी संचरण। अब इस संचरण को अगर आप देखोगे तो इसमें जो पवनें होती हैं वो होती हैं ध्रुवीय प्लस जेट स्ट्रीम। वो कैसे, थोड़ा समझो। जैसे आप जानते हो कि जैसे यहाँ पे आपस में जब टकरानी तो ये इधर से आती आपस में टकरानी।
अब क्या होता है कि ये पवन तो गर्म होकर इधर उठ के जो इधर चलेगी तो ये तो पछुआ और जेट स्ट्रीम के साथ बनाएगी, जबकि यहाँ की पवन उठ के इधर भी तो बैठती है इस वाले पे। जब यहाँ बैठेगी तो यहाँ पर ऊपर कौन से मिलेगी, जेट स्ट्रीम, और इधर से और कौन आ रही है, ये आ रही है ध्रुवी। तो ध्रुवीय पवन है प्लस जेट स्ट्रीम, तो इसे बोलते हैं आप ध्रुवीय वायुकोशीय संचरण। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा संचरण आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय परिसंचरण किसे कहते हैं, ओके, और पछुआ कोशी संचरण किसे कहते हैं, या वायु कोशी में परिसंचरण में के अंतर्गत ही व्यापारिक और जेट पवन के साथ जो बनता है वो कैसा किसे कहते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, राइट। जेट स्ट्रीम ऊपर जो पवनें होती हैं वो नीचे से ही जाती हैं उठ के, वही ऊपर चलती हैं जाके, ऊपर कहीं अलग से नहीं आती हैं, ठीक है। चलो अब बात ये आती है, अब इसको आप समझ गए तो अब आप ITCZ अगर समझेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ITCZ जो होता है वो शिफ्टिंग उसमें देखने को मिलती है, उसमें शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। वो कैसे, जैसे आप जानते हो कि ITCZ का मतलब तो समझ ही गए होंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, राइट। कन्वेंशनल जोन होता है, कन्वेंशन नहीं, कन्वेंशनल जोन होता है, यानी कि अंता उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात ये आया नहीं, सॉरी, अवसरण से बोलते हैं, उसको आप समझ लो। आप जानते हो कि ये जैसे क्या है, पृथ्वी है, राइट। अब पृथ्वी में आप देखोगे तो ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पे आप जानते हो कि 5 डिग्री डोलड्रम पेटी ऊपर नीचे रहती है, तो ये हमेशा देखना शांत रहती है। अब क्या होता है कि जैसे ही सूरज ऊपर खिल जाता है, जैसे यहाँ मार्च है तो अप्रैल पे जाएगा, मई में जाएगा, जून तक जाता है, राइट। अब जैसे ही जून तक जाएगा तो ये जाएगा कहाँ तक, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा जाता है। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ की आप समताप रेखा देखोगे, राइट, यहाँ की समताप रेखा देखोगे तो वो समताप रेखा सीधी सीधी नहीं बनेगी, सीधी सीधी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर पठार पर्वत देखने को मिलते हैं, पठार पर्वत हैं, तो इसके लिए इसकी समताप रेखा ऐसी बनेगी, राइट, ऐसे तिरछी। और हमेशा याद रखना समताप रेखा कभी अक्षांश रेखा को फॉलो नहीं करती है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना। अब क्या बात, अब क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ये भी आप जानते हो कि यहाँ का जो ITCZ है, जो भूमध्य रेखा का, ये थोड़ा थोड़ा इधर खिसकने लगता है, तो ये खिसक के ऊपर जाता है, राइट। तो ऐसा है कि ऊपर जाता है तो ऊपर तक ये जाता है, यहाँ तक भी जाता है, राइट, ये ऊपर तक जाता है, लेकिन इसका मुख्य मान जो माना जाता है वो 0 से 10 डिग्री माना जाता है, राइट। वैसे जाता ऊपर तक है, ऊपर तक जाता है, लेकिन मुख्य इसलिए माना जाता है क्योंकि आप 0 से 10 डिग्री यानी कि 5 डिग्री तक तो वो रहती शांति रहता है, तो 5 डिग्री और साउथ में, 5 डिग्री और नॉर्थ में आप देखोगे चक्रवात बनते हैं, यानी कि 0 से 5 तक क्या रहता है, डोलड्रम, और 5 से 10 तक, 5 से 10 डिग्री के बीच में चक्रवात आते हैं, बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं, ऊपर भी आते हैं लेकिन बहुत कम सिचुएशन बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा 5 और 10 के बीच चक्रवात बनते हैं, और 0 से 5 के बीच कभी चक्रवात आते ही नहीं हैं। क्यों, देखो अब क्या होता है कि जैसे ही ऊपर गई, जैसे ही ऊपर गई 0 से मतलब 10 डिग्री, 5 से 10 डिग्री के बीच जाता है, राइट। अधिकतम जो है वो जाता तो यहाँ तक भी है, लेकिन मुख्य माना जाता है 0 से 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री नीचे भी आता है। अब क्या देखोगे, अब देखो, अब इधर देखो, आप क्या होता है कि इधर वाला आप देखोगे ये पवनें आ रही, राइट, ये पवनें आ रही, मान लो कि ITCZ यहाँ आ गया, ITCZ यहाँ आ गया, राइट, ITCZ। अब पवनें हैं देखो यहाँ तक आ रही, यहाँ तक आ रही, ये आ रही, राइट, ये पवनें यहाँ आ रही। अब क्या होता है कि ये जो पवनें इधर से जा रही हैं तो ये तो भूमध्य रेखा को पार करेंगी, और भूमध्य रेखा को जैसे ही पार करेंगी ये अब 90 डिग्री इधर घूमेगी, ये भूमध्य रेखा को पार करें, ये घूमे, ये 90 डिग्री इधर घूमी, ये इधर घूमी, राइट, यही पवनें घूम रही हैं, वो एक्चुअली में नहीं आई अभी, यही घूम रही हैं, देखो ऐसे। अब क्या होता है कि इस डिग्री पर आप देखोगे तो ये आपस में आमने सामने आ गई, ये आमने सामने आ गई, राइट, ये आमने सामने देखो देखने को मिल रही हैं आपको। तो अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ आपस में जैसे ही ये टकराती तो यहाँ बनने लगते हैं चक्रवात, क्या बनने लगते हैं, चक्रवात। तो आप हमेशा याद रखना
चक्रवात जो बनते हैं वो ITCZ को उत्तरी और दक्षिणी खिसकने के आधार पर ही बनते हैं। जब वो खिसकता है तभी बनते हैं, वो नहीं खिसकेगा तो ITCZ तो कभी चक्रवात बन ही नहीं सकते हैं। और वो खिसकना इसलिए है क्योंकि सूर्य उत्तरायण होगा तो जो समताप रेखाएं हैं वो भी चेंज होगी, क्योंकि समताप रेखाएं सूर्य पे डिपेंड करती हैं ना, और समताप भी उसी पे डिपेंड करती हैं कि जहाँ पे ताप कम है वहाँ समताप रेखा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आइसोबार। ठीक है, एक चीज और समझो, चलो तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, चक्रवात। क्या बनेगा, चक्रवात। अब जैसे और ऊपर अगर आप खिसकाओ ITCZ को, तो और ऊपर जैसे खिसकता है तो ऊपर खिसकेगा तो आप देखो पवन जो होती है इधर वाली, अब ये पवन है। तो अब एक चीज है हमेशा याद रखना, अब हमेशा रखना कि वायु कोशी संचरण जो होता है ना, अब यहाँ पे प्रभावित हो जाता है। कैसे, जैसे आप जानते हो कि ये पवन यहाँ से उठी, तो आप जानते हो कि एक चीज यहाँ समझो वो कैसे प्रभावित होता है। जैसे ये भूमध्य रेखा है, राइट, भूमध्य रेखा, इसके ऊपर आप देखोगे ये पेटी है आपकी डोलड्रम। अब जैसे ये एक पेटी है, अब ये एक पेटी है, ठीक है, इधर समझा देते हैं। जैसे ये पेटी कितने डिग्री पे थी, ये पेटी थी आपकी 30 से 35 डिग्री। तो अब ये पेटी जो है ऊपर खिसक जाएगी, अब ये ऊपर खिसक जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 35 से 40 डिग्री। अभी 30 से 35 थी, 5 डिग्री ऊपर खिसक गई तो 35 से 40 आ जाएगी। ये पेटी है, ये आपकी 60 से 66.5 थी, तो ये आपकी 65 से 70 के बीच जाएगी, राइट। और ये आपकी है 80, ये आपकी 75 से 90 थी, तो ये 80 से 90 जाएगी, राइट। तो आप जानते हो 5-5 डिग्री ये पेटियां ऊपर खिसक जाएंगी। जब सूर्य उत्तरायण जाता है तो ये 5-5 डिग्री ऊपर खिसक जाएंगे, क्योंकि ITCZ है वो 5 डिग्री ऊपर खिसक रहा है। एक मिनट, समझ में आया। अब एक चीज यहां समझो, जैसे यहां पे आ गई ये 35 से 40 हो गया, अब ये देखो 65 से 70 खिसक गई कि नहीं। तो ITCZ पहले यहाँ था, वो यहाँ पे आ गया ना, ITCZ ये आ गया। अब ये ITCZ ऊपर खिसका तो पूरी जो पैटर्न है जो पेटियों का, वो 5-5 डिग्री टोटल ऊपर खिसक जाएंगे। तो अब पवनें जो हैं आप कैसे प्रभावित होंगी, देखो जो पहले डोलड्रम पे वायु उठती थी, वो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वो वायु जो है वो उठ नहीं रही। अब क्या हो रहा कि जैसे आप जानते हो कि वायु ऐसा है कि ये वायु जैसे पवन गई यहाँ पे, अब कोरियोलिसिस जो है वो आप जानते हो जो है वो 90 डिग्री घुमाएगा भूमध्य रेखा पे ही, वो 90 डिग्री भूमध्य रेखा पे ही घुमाता है। ओके, देखो जो आप जानते हो कोरियोलिसिस बल होता है वो ITCZ से कोई से मतलब नहीं होता है, ITCZ से मतलब नहीं होता, उसे होता है भूमध्य रेखा से मतलब। और जैसे ही ITCZ आप ऊपर खिसक गया तो उससे कोरियोलिसिस पे कोई प्रभाव नहीं, कोरियोलिसिस वो पवन को फिर भी यहाँ से घुमा देगा। अब यहाँ से देखो ये घूम गई, राइट, ये घूम गई। अब क्या होता है कि ये वाली जो पवन आई इधर से जो पवन आई वो सीधी यहाँ टकरा गई। अब यहाँ टकरा गई तो यहाँ वाली जो पवनें हैं वो अब क्या है, वो ऊपर नहीं उठती हैं, एक्चुअली ज़्यादा ऊपर नहीं उठती, उठती तो हैं, ज़्यादा नहीं उठेंगी, वो आपस में टकरा जाएंगी और फिर वो क्या है एकदम साइक्लोन में परिवर्तित होती हैं, देखो जैसे आप एक चीज़ समझो, जैसे 90 डिग्री आप इधर से ले लो, एक 90 डिग्री आप इधर से ले लो, तो 90 डिग्री ये दो बल युग्म है, ठीक। 90 डिग्री आप ले लो और ये समान रूप से बल लगा रहे हैं, देखो समान रूप से बल लगा रहे हैं, तो जितना बल आपको इधर लगेगा इतना ही बल इधर लगेगा। तो आप हमेशा याद रखना इसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण। क्या उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण। फिजिक्स में हम आपको क्लियर पढ़ाएंगे बल आघूर्ण के बारे में, अभी थोड़ा यहाँ समझ लो कि जैसे ही इस पे लगता है इधर से समान बल, इधर से समान बल, तो ये क्या है कि एकदम इस प्रकार से घूमने लगेगा, राइट, इस प्रकार से। तो ये गोल गोल घूमने लगता है, राइट, गोल घूमने लगता है। लेकिन ये दिशा है ना वहाँ पे थोड़ा विपरीत रहती है, वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में विपरीत घूमता है, वहाँ पे ये वामावत घूमता है, जबकि इधर दक्षिणावत घूमेगा। तो आप देखो इस प्रकार से, हम ये केवल समझा रहे हैं, आप ऐसे भी ले सकते हो कि आप हम अपोजिट बना देते इधर से और इधर से, तो ऐसी घूम जाती। तो ये क्या है, बल आघूर्ण, ठीक। दो बल युग्म है, दो बल युग्म हैं जो समान बल लगा रहे हैं किसी पिंड पे, तो वो पिंड जो है
एक दूसरे के विपरीत बल लग रहा है तो निश्चित ही वो गोल गोल घूम जाएगी, गोल गोल घूम जाएगी। ऐसा ही यहाँ समझो कि ये पवन इधर से, सॉरी ये पवन इधर से है, इधर से है, तो ये ITCZ पे जैसे ही मिलती है तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री इधर से मुड़ी, ठीक, और इधर सामने टकराती है तो फिर ये क्या है गोल 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 घूमने लगती है। तो यहाँ पर क्या बनता है चक्रवात, क्या बनते हैं चक्रवात। तो ये वायु ऊपर नहीं उठती है, ये वायु ऊपर नहीं उठती है, रीजन अब ये ऊपर ज़्यादा नहीं उठती है तो ये ऊपर थोड़ा उठ करके यहाँ बैठेगी जाके, तो ये थोड़ा लेट जाती है, तो फिर ये लेट आती, तब तक ये वायु है यहाँ पहुँच जाती है जाके, ये वायु यहाँ पहुँच जाती है जाके, क्योंकि इधर लो प्रेशर रहता है, वो हल्की वायु है ऊपर जाएगी फिर बैठेगी फिर आएगी, तब तक ये वायु है हाई प्रेशर में बहुत स्पीड में जाती है, ये शायद मारे तो ये तेज जाती है, तो फिर ये इसको पार कर देती है, किसे भूमध्य रेखा को पार कर देती है, तो फिर सीधा टकराती है जाके। तो फिर यहाँ की स्थिति में आते हैं साइक्लोन। अब ऊपर देखोगे तो, और ऊपर अगर देखोगे तो आप जानते हो कि ऊपर भी आते हैं, तो ऊपर भी चक्रवात आते हैं, तो ITCZ ऊपर भी तक जाता है, कर्क रेखा तक भी जाता है ITCZ, लेकिन मुख्य ये 10 डिग्री तक माना जाता है, राइट, मुख्य होता है, वैसे जाता ऊपर भी तक है। तो समताप रेखाएं ऊपर तक भी बनती हैं, और जहां तक समताप रेखाएं बनती हैं तो वहां चक्रवात आने की संभावना रहती है, 100% भले ही ना हो लेकिन रहती है। वो डिपेंड करता है कि वायु का परिसंचरण किस आधार का है, तो उस हिसाब से बनता रहता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। ऐसा ही कंडीशन ये बनती है कि जब ऊपर खसक गई तो ये वाली पवन जाएगी इधर साइड से, इधर साइड से, तो आप देखो कि ये वाली पवन थोड़ा लेट पहुंचती है, राइट, ये वाली पवन थोड़ी लेट पहुंचेगी, क्यों, यहाँ पे लेट आती है ना, ये आएगी तब तक दाबेगी तब तक ये पहुंच जाती है, इसी आधार पे इधर वाला जो परिसंचरण है वो भी लेट जाता है ऊपर साइड में, तो ये पहले आ जाता है, ये पहले आ जाता है, तो ये वायु है इसके अंदर घुस जाती है, ऊपर चली जाती है, तो फिर आप जानते हो कि यही स्थिति जो है सेम वहां बनती है जाके, क्या बनती है, सेम वहां बनती है। तो आप देखे हो कि वहां पे प्रतिचक्रवात बन जाते हैं, अपोजिट प्रतिचक्रवात बन जाते हैं, राइट, क्योंकि ऊपर चला गया, ऊपर चली गई ना, यही चीजें हैं, ऊपर चली गई तो वहां प्रतिचक्रवात बनते हैं, और जब समान पे रहता है तो वहां पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, जबकि जब ITCZ के माध्यम से ऊपर खसकती हैं तो वहां प्रतिचक्रवात बन जाते हैं, राइट। चलो, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब ITCZ 0 डिग्री पे रहता है, इधर रहता है ना, यहाँ पे डोलड्रम पे, तो हमेशा रखना ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, और जैसे ITCZ ऊपर खसक जाता है तो यहाँ चक्रवात हो जाएंगे, यहाँ प्रतिचक्रवात हो जाएंगे। समझ में आया? चक्रवात प्रतिचक्रवात डिटेल से समझेंगे, अभी इतना ज्यादा इसमें डिटेल से नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो यही कंडीशन सेम इसमें इधर भी बनती है। वो कैसे बनती है, जैसे ये पृथ्वी है तो आप जानते हो कि इधर वाली आप पेटी देखो, इधर वाली आप देख लो, जैसे ये 30-35 की थी, अब ये कितने पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी ऊपर खिसक जाएगी, ये पहुंचेगी कितने पे 25 से 30 डिग्री। अब ये ऊपर पहुंचेगी, थोड़ी ऊपर खिसक गई, ये पहले 30-35 थी, अब 25 से 30 हो गई। ये आपकी कितनी थी, 60 से 65 थी, तो ये अब आपकी कितनी पहुंच गई, ये पहुंच गई अब 55 से 60, और ये आपकी जो है 75 से 90 में थी, तो ये आपकी थोड़ा और कम हो गई, ये आ गई 70 से 85। इस प्रकार से ये खिसक गई, क्योंकि सूर्य अब किधर है, उत्तरायण, सूर्य इस साइड में है ना, इसलिए ये पेटियां सब उधर खिसक गई। अब जब सूर्य इधर आता है, जब सूर्य दक्षिणायन आता है तो सेम कंडीशन 5 डिग्री इधर खिसक जाती हैं, 5 डिग्री इधर खिसक जाती हैं। तो आप एक चीज देखना कि जब मकर रेखा पे सूर्य होता है, मकर रेखा पे सूर्य होता है, तो आप हमेशा रखना कि इधर कभी चक्रवात आते ही नहीं है। दिमाग से माइंड में सेट कर लेना कि जब मकर रेखा पे सूर्य आता है तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, उसका बस रीजन यही है कि यहाँ पवनें नहीं टकराती, पर ये पवनें सीधी यहाँ आ जाती हैं, पर इसको भूमध्य रेखा को पार करेंगी। जैसे आप यही चीज को यहाँ समझ लो, मान लेते हैं कि ये तो कंडीशन समझ ली, ठीक है, ये तो समझ ली। अब क्या होता है कि यही जो पवनें हैं, अब जैसे ये चीज है, अब मान लेते हैं कि 10 डिग्री 5 डिग्री था पहले, वो 10 डिग्री इधर खिसक गया, 10 तक हो गया। तो अब क्या होता है कि ये वाली जो पवनें हैं, सुनना, ये वाली जो पवनें हैं यहाँ वाली, ये कितना है, ये आ गई आपकी 35 से 40, और ये आपकी आ गई कितनी, ये
65 से 70 और ये है आपकी 80 से 90, राइट। अब देखो इधर खिसक आए तो अब देखो यहाँ की जो पवन आएगी यहाँ की इस प्रकार से, तो ये अब देखना इधर की पवनें जो हैं ये भूमध्य रेखा को 90 डिग्री पार कर लेंगी, ये भूमध्य रेखा को 90 डिग्री पार कर लेंगी, राइट। ये पार करने वाली जब ये वाली पवनें जाती हैं इधर वाली, इधर वाली देखो इधर जा रही, ये जा रही, इधर जा रही, तो ये आपस में यहाँ टकराती हैं। तो फिर अब हमेशा दिमाग में रखना कि अब जो चक्रवात आएंगे मकर रेखा साइड पर जब शुरू होता है तो मकर भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड में ही चक्रवात आते हैं, फिर इधर साइड चक्रवात नहीं बनते हैं। क्यों? यहाँ पर कोई पवन ऐसी है ही नहीं जो टकराए जाके, क्योंकि ये पवन सीधी सीधी पार कर रही है, खुद ही भूमध्य रेखा को खुद ही पार कर रही है, तो वहाँ चक्रवात फिर क्यों बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। तो फिर आप ये चीज़ें समझ सकते हो, क्लियर कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि फिर ये पवन इसमें टकराएंगे तो इधर साइड साइक्लोन बनेंगे। तो ये ITCZ है, ये ऊपर नीचे जब खिसकता है तो इसी के आधार पर चक्रवात, प्रतिचक्रवात ये सब बनते हैं, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ऐसा नहीं है कि ITCZ 0 से 10 डिग्री तक ही रहे, ऊपर तक जहां तक समताप रेखाएं ये बनती हैं, जैसे मकर रेखा पर भी आप जानते हो कि समताप रेखाएं बनती हैं, तो आप जानते हो इधर लगभग में समताप रेखा है वो सीधी बन जाती है, क्योंकि इधर आप देखोगे लगभग में बन जाती है, लेकिन जहां जहां पे पर्वत पाए जाएंगे वहां पे ये भी तिरछी रहती है, तो पवनें जो होती हैं उससे प्रभावित होती हैं, पवनें प्रभावित होती हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये ITCZ समझ में आया होगा कि जैसे ऊपर जब ऊपर खिसकता है जॉन, तो उधर साइड चक्रवात बन जाते हैं, क्योंकि उधर वायु यह टकराती है सीधी। जब इधर दक्षिणी गोलार्ध में सूरज आता है तो इधर साइड में आप जानते हो यही पवनें भूमध्य रेखा को पार कर देती हैं, तो इधर साइड में जितने भी इधर से पवन जाएगी तो ये सामने सामने टकरा जाएगी, तो यहाँ भी चक्रवात बन जाते हैं। और जैसे मैंने ऊपर आपको ये कंडीशन समझाई थी, सेम कंडीशन इधर भी होती है, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, सेम होती है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, वायु कोशीय परिसंचरण समझ में आया होगा। साथ ही साथ में जो ITCZ है वो ऊपर नीचे क्यों खसकता है उसका रीजन बस यही है, सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरायण साइड खिसक जाता है, सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन साइड खिसक जाता है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में आप माइंड सेट कर लीजिए कि जब यही चीज़ें देखना, एक चीज़ देखना कि जब ये मकर रेखा पे सूर्य आता है, मकर रेखा पे सूर्य आता है तो यहाँ वाली जो क्षेत्र होता है, देखना यहाँ की जो मतलब ये रेखा जो होती है ये वाली आप देखोगे, मतलब ये वाली पेटी है वो नीचे खिसक आती है। वो कितनी खिसकती है? 5 डिग्री, यानी कि जो पेटी नीचे साइड है ये जैसे 55 से 60 के बीच आ जाती है, और इधर वाली जो है वो कितनी आ जाती है, ये 75 से 90 थी, ये 70 से 85 मान लो, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो पवन जब इधर साइड जाती है, इधर साइड वाली, राइट, इधर साइड जाती है, तो ये जो पेटी है नीचे साइड आ गई, तो नीचे साइड आ गई तो ये क्या करती है, ये वाली पवन जो है, ये जो पछुआ पवन है ये क्या कर लेती है, समुद्र में से समुद्र जो मिलते हैं फिर पीछे, क्योंकि नीचे आ गई ना, तो नीचे जब आ जाती है तो यहाँ पर आप देखोगे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, नॉर्वे के नीचे वाला आप देखोगे इधर अंटार्कटिक जो अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ से ये क्या पवनें करती हैं, यहाँ से ये जल धारण कर लेती हैं और पूरे यूरोप में बारिश करती हैं, ठीक। उधर कनाडा में भी बारिश होती है, यूरोप में बारिश होती है, तो ये आप देखोगे सर्दियों में जो बारिश देखने को मिलेगी यूरोप में, उसका रीजन बस यही है कि ये पवनें जो होती हैं, ये पवनें जो होती हैं ये धारण कर लेती हैं किसे, भूमध्य सागर से जल को धारण करेंगी, उधर कुछ धारण कर लेंगे अटलांटिक महासागर से, तो ऐसे करके ये फिर ऊपर इस पर जैसे ही पर्वतों पर जाती है ये ठंडी होगी, संतृप्त होगी, भाई पवन संतृप्त हो जाएगी, बारिश कर देगी, फिर यूरोप में सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है, सर्दियों में बारिश होती है। तो होने का रीजन यही है कि ये वाली जो पेटी है ये नीचे खिसक आती है, और नीचे जैसी खिसक आती है तो ये पेटी की जो समदाब रेखा है इधर बनेगी, क्या उधर समताप थी, अब इधर समदाब रेखा बन जाएगी, ये समदाब रेखा है जो नीचे साइड आ जाएगी, तो नीचे साइड आने से की वजह से आप जानते हो कि ये पवन जो होती हैं नमी धारण कर लेती हैं, वैसे होती तो वैसे भी ठंडी हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ये ठंडी होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गर्मी रहेगी तो फिर भी आप गर्म रहेगी तो वो क्या करेगी और संतृप्त होगी, तो फिर वो और जल धारण कर लेगी, तो फिर वो बारिश कर देती हैं। और जब
जब यहाँ पे आप देखोगे कर्क रेखा पे सूर्य आता है तो फिर ये डोल्ड्रम पेटी इस पे आ जाती है, तो ये ऊपर खिसक जाती हैं, तो फिर ये वाली जो पवनें होती हैं, पछुआ पवनें होती हैं, फिर ये भूमध्य रेखा पे जल धारण नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से फिर बारिश नहीं होती है। ये दिमाग में आप सेट कर लो माइंड में, ठीक है। चलो अब बात ये आती है कि इधर साइड तो खैर कोई देश ही नहीं है, इधर तो जल ज़्यादा है। हाँ पड़ जाता है, वैसे भी इधर भी देश हैं, जैसे और भी देश इधर भी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम है। केवल वो दक्षिण अमेरिका है, उसमें ही कुछ देश, इधर अर्जेंटीना चिली वाला लगा लगा थोड़ा मिल जाता है, तो उसमें ये थोड़ा इस सिचुएशन देखने को मिलती है। और तो खैर कोई देश है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आता है उसमें। चलो इधर सबसे ज़्यादा जल है ना, इस वजह से। तो अब ये तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब डिटेल से हम समझते हैं पवनों के विषय में। स्थायी पवनें क्या होती हैं, अस्थायी पवनें क्या होती हैं, स्थायी पवनें कहाँ पे चलती हैं, कौन कौन सी स्थायी होती हैं, वर्ष भर वो चलती हैं, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, इसके विषय में आप डिटेल से समझेंगे। तो अब देखो स्थायी पवनें और अस्थायी पवनें, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अस्थायी पवनों को, अस्थायी पवन के अंतर्गत चक्रवात प्रतिचक्रवात हैं, इनको हम नहीं समझेंगे, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के जो लेक्चर में जो समझेंगे वो स्थायी पवनें और अस्थायी पवनों के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। चलो तो स्थायी पवनें क्या होती हैं, अस्थायी पवनें क्या होती हैं, थोड़ा समझो। देखो इसी में समझा देते हैं, ऑलरेडी ये हमारे डायग्राम बने हुए हैं, तो इसमें अगर आप समझोगे तो ठीक रहेगा। देखो क्या होता है, इसको एक बार मैट देते हैं कुछ। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, ये तो पता होना चाहिए। हाँ मेहनत का तो फल दे दो, कोई पैसे नहीं ले रहे, राइट। इतना डीपली पढ़ा भी नहीं पाता है कोई भी, बहुत डीपली नॉलेज दे रहे हैं। मेंस के साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी इसी में है, अलग से कोई मेंस की तैयारी नहीं होती है, इसी में साथ में आपकी मेंस की तैयारी होती चलेगी। और प्रीलिम्स में इतना डिटेल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इतना डीपली आता ही है कि मेंस में आप वो क्लियरिटी दे सकते हो, लिख सकते हो। ओके चलो देखो क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं स्थायी पवनें। स्थायी पवनें किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। स्थायी पवनों के में कौन कौन सी पवन आती हैं। पहली आती है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें इनके विषय में समझेंगे, ये व्यापारिक पवनें क्यों कही जाती हैं। दूसरी आती है इसमें पछुआ पवनें, के विषय में भी थोड़ा समझेंगे, ऑलरेडी समझ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा और समझ लेंगे। तीसरी आती है इसमें ध्रुवीय पवनें। तो ये पवनें ऐसी होती हैं कि साल भर रहती हैं, यानी कि अर्थात वर्ष भर रहती हैं। भले ही थोड़ी बहुत प्रभावित होती रहें, वो सूर्य के ITCZ या उसके कन्वेंशन जो चेंजमेंट होता रहता है उसकी वजह से प्रभावित होती हैं, या हम कह सकते हैं समताप समदाब की वजह से हों या उच्चावच की वजह से हों, लेकिन ये वर्ष भर चलती हैं। ठीक, वर्ष भर ये चलती हैं। ठीक है, तो अब देखो व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पवनें हैं, ये जो पवनें होती हैं, ये जो पवनें होती हैं, ये कौन सी पवनें होती हैं, ये होती हैं व्यापारिक पवनें। ये होती हैं व्यापारिक पवनें। ओके, ये कौन सी पवनें होती हैं, ये होती हैं व्यापारिक पवनें। ठीक, अब ये व्यापारिक पवनें होती हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि ये व्यापारिक पवनें होती हैं, तो एक्चुअली में इनको व्यापारिक पवनें क्यों कहते हैं, इसका रीजन आप समझ लो कि पहले आप जानते हो कि जो यूरोप के लोग हुआ करते थे वो व्यापार करते थे पवनों के माध्यम से। ठीक है, यही पवनों के माध्यम से व्यापार करते थे। जब रोमन साम्राज्य आप देखोगे, रोमन साम्राज्य पहले व्यापार करता था भूमध्य सागर से होते हुए, तो वहाँ पे फिर जो ऑटोमन साम्राज्य था जिसे बोलते हैं, तो उसको मतलब एक कुस्तुनतुनिया को लेकर के झगड़ा हुआ था तुर्की के लोगों से, तुर्की का सम्राट से। तो फिर उसकी जो उसका जो व्यापार था अवरुद्ध कर दिया गया था। तो उन्होंने व्यापार किससे करने लगे थे, वो अटलांटिक महासागर होते भाई नीचे हिंद महासागर से होकर वो व्यापार करने लगे थे। तो इसमें जो चलने वाली व्यापारिक पवनें थीं, उन पवनों का वो सहारा लेते थे, और वो एक छात्र के वो क्या होते थे, छाल के माध्यम से अपना व्यापार करते थे,
तो फिर वो व्यापारिक पबने बोलने लगे उन्हें, ठीक है। क्या बोलने लगे थे? व्यापारिक पबने। तो व्यापारिक पबने आप देखोगे व्यापारिक पबने आप देखोगे क्या होती हैं, तो ये व्यापारिक पबने एक्चुअली में यही होती हैं जो स्थायी पबने होती हैं, और ये वर्ष भर रहती हैं, ये वर्ष भर रहती हैं, राइट। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बहुत परिवर्तन होती रहती हैं। बस यह है कि आप जानते हो कि जैसे ही सूरज ऊपर नीचे उत्तरायण दक्षिणायन होता है, तो इनका जो ITCZ है वो इधर उधर खिसकता है, तो इसकी वजह से ये प्रभावित रहती हैं, राइट। दूसरी बात, ये प्रभावित किससे रहती हैं? ये प्रभावित, यानी कि व्यापारिक पबनों को प्रभावित वाले कारक कौन कौन से हैं? व्यापारिक पबनों को प्रभावित करने वाले कारक को अगर थोड़ा लिख लोगे तो ठीक रहेगा। पहला कारक कौन सा है? पहला कारक ये है कि सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होना, सूर्य की दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन या बदलाव, जैसा भी है आप समझ सकते हो कंडीशन। दूसरा आता है इसमें समताप रेखा, समताप व समदाब रेखा, समदाब रेखाओं का असमान वितरण, राइट, ठीक है। समताप व समदाब रेखाओं का असमान वितरण भी इसमें मुख्य जिम्मेदार होता है। सूर्य की दिशा, लेकिन डिपेंड उसी पे करता है, समताप रेखा है समदाब रेखा है इसी पे। और ये जो डिपेंड करती है, ये आप जानते हो, पृथ्वी का उच्चावच एवं जो निम्न वच होता है, इसे हम ये बोलते हैं, ऐसे कह सकते हो कि जो निम्न क्षेत्र होता है, निम्न मतलब कि निचला क्षेत्र, तो ऐसी स्थिति में भी आप जानते हो हमारी व्यापारिक पबनें हैं वो प्रभावित होती हैं, राइट। तीसरी ये हो गई। और भी आप देखोगे, चौथा अगर आप देखोगे तो जिम्मेदार इसमें कौन होता है? कोरियोलिसिस बल। तो ये कई सारे कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, कोरियोलिसिस बल, ठीक है। पांचवा आप देखोगे तो ITCZ तो है ही। चलो, ये चीज़ें होती हैं, कई सारे मुख्य ये माने जाते हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं किसी व्यापारिक पबनों को। आप जानते हो सूर्य की दिशा जैसे ही ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी तो ITCZ है, ऊपर जाएगा, राइट। तो व्यापारिक पबनें जो होती हैं वो एक्चुअली में इधर वाली जो हैं वो थोड़ा बाद में आ पाती हैं, और ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करके सीधी टकराती हैं, तो यहाँ पे चक्रवात बनते हैं। तो चक्रवात किससे बनते हैं? ये चक्रवात जो बन रहे हैं ये व्यापारिक पबनों से बन रहे हैं, राइट। ये व्यापारिक पबनों से चक्रवात बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख सकते हो। तो व्यापारिक पबनों को प्रभावित कारक कौन कौन से हैं, और व्यापारिक पबनों की विशेषता थोड़ा लिख लोगे क्या होती है। तो आप जानते हो कि इसकी विशेषता ये है कि ये चक्रवात को उत्पन्न करती हैं, चक्रवात को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। दूसरी अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि ये व्यापार करने में सहायता प्रदान करती हैं, साथ ही साथ जो जल होता है समुद्री जल, यानी महासागरीय जल है, महासागरीय जल है, उसके बहाव के वो बदलाव करती हैं, बहाव के बदलाव करती हैं, राइट। और अगर देखोगे बहुत सारे होते हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इतना बहुत चीज़ें हैं। और भी हैं जैसे कि हाँ, एक चीज़ और है कि महासागरीय जल के बहाव के बदलाव करेंगी, साथ ही साथ जो जल होता है चक्रवात की क्या होती है, इससे क्या होती है, वर्षा पर प्रभाव इसका पड़ता है, राइट, वर्षा पर प्रभाव पड़ता है। और जो महासागरीय जल होते हैं, महासागरीय जल होते हैं उनकी जो धाराएं होती हैं उन पर इनका प्रभाव पड़ता है, राइट।
तो बहुत सारे इनके प्रभाव होते हैं। तो ये विशेषता है इसकी, मतलब ये इसकी मुख्य विशेषता ये होती है। तो ये व्यापार करने में है, तो ये महत्व आप समझ सकते हो, महत्व में लिख सकते हो ये व्यापार वाला। ये कुछ इसकी अपनी एक विशेषताएं होती हैं जो कुछ अपने आप को समेटे रखती हैं। ठीक है, विशेषता में तो आप जानते ही हो कि ये जेट स्ट्रीम को भी उत्पन्न करती हैं। ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो। जेट स्ट्रीम को ये भी, जेट स्ट्रीम को तो खैर पछुआ भी पवनें उत्पन्न करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और आप लिख सकते हो। तो व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो प्रभावित कौन किन किन से होती है? सूर्य की दिशा, उनकी परिवर्तन से, समताप समताप रेखाओं के असमान वितरण से, पृथ्वी का उच्चावच है यानी कि पर्वत पठार है उनसे प्रभावित होता है, कोरोलिसिस बल से भी प्रभावित है, ITCZ का ऊपर नीचे खिसकना इनसे भी प्रभावित होती हैं व्यापारिक पवनें। ओके, चलो, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन आप एक चीज समझ में आ जाए कि वर्षा पर प्रभाव तो पड़ता है, ये बरसात करती ही है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये जो पैटर्न इनका चेंज होता है, तो आप जानते हो ये 6 माह में होता है। क्यों? क्योंकि 6 माह में सूर्य कर्क रेखा की तरफ जाएगा, 6 माह में जो सूर्य होता है वो मकर रेखा की तरफ जाता है। तो कर्क रेखा की तरफ 6 माह, मकर रेखा की तरफ भी 6 माह। तो आप जानते हो व्यापार की जो पवनें होती हैं, जो ITCZ की इधर उधर शिफ्टिंग होती है, ये जैसे आप जानते हो कि 6 माह सूर्य जब कर्क रेखा पर जाता है, 6 माह के बाद सूर्य जब कर्क मकर रेखा पर आता है, तो आप देखोगे तो ये 6 माह में आप देखोगे तो ये पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, ये प्रभावित होती हैं। ओके, क्यों होती हैं तो वो हमने आपको बता दिया है, इसकी शिफ्टिंग की वजह से। चलो, अब ये तो आपको समझ में आ गया है। अब बात ये आती है कि इन व्यापारिक पवनों को मानसून पवनें भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं उसका थोड़ा कारण समझ लो। ठीक है, व्यापारिक पवनें जो होती हैं इनको मानसून पवन भी बोल देते हैं। लेकिन मानसून पवन आप एक प्रकार की अस्थाई पवन होती है। तो ये पवन जो है भले ही स्थायी है, ठीक है, ये स्थायी है, लेकिन कुछ काम ये अस्थायी रूप में भी करती है व्यापारिक पवन। वो कैसे करती है थोड़ा समझ लो। देखो क्या होता है कि, एक मिनट, थोड़ा इसको हम सफाई कर दें। चलो, देखो इनको मानसून पवन भी क्यों बोलते हैं, तो आप इसके विषय में थोड़ा जान लो, थोड़ा जान लो। देखो क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है, राइट, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अब क्या होता है कि आप जानते हो, आप जानते हो कि जब क्या होता है कि ये जो पवनें होती हैं, ये जो पवनें होती हैं, ये शिफ्टिंग किसकी वजह से होती हैं? ये होती है ITCZ, सूर्य पर डिपेंड करती हैं। तो सूर्य जब इधर जाता है, राइट, इधर जाता है, तो फिर क्या होता है कि इधर की जो पवनें होती हैं, इधर की आप देखोगे, इधर आप देखोगे, इधर की पवनें होती हैं वो हल्की हो जाती हैं ज़्यादा। तो ये आप देखोगे तो ऊपर उठते इतनी ज़्यादा उठ भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ चक्रवात बनेंगे। तो फिर क्या होता है कि ये इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से ये चलती हैं। तो इस प्रकार से आप चलोगे, चलती हैं, तो फिर आप जानते हो इधर से भी जाती हैं। तो आप जानते हो ये चक्रवात होते हैं। तो चक्रवात जो होते हैं वो ऊपर उठते हैं। तो कभी कभी आप जानते हो कि यही चक्रवात जब महासागरों से गुजरते हैं, तो महासागरों से भी गुजरते हैं, तो ये भी बारिश करते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसकी स्थिति ऊपर आप देखोगे, ऊपर देखोगे तो इतनी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये व्यापारिक पवनें मानसून का काम कब करती हैं, तो आप जानते हो कि जब ये दक्षिण तरफ सूर्य आता है, जब ये दक्षिण तरफ सूर्य आता है, तो यही जो शिफ्टिंग है ये थोड़ा नीचे आ जाती है, राइट, ये शिफ्टिंग नीचे आ जाती है। तो ये आप जानते हो कि इधर साइड मिलती हैं, ये आमने सामने इधर मिलेंगी, राइट। तो आप एक चीज़ देखना, इधर भी देखो, और दूसरी है जब ऊपर रहता है तो इधर भी देखो, इधर जैसे यहाँ टकराती हैं ना,
ओके ऐसे। तो अब क्या होता है कि जैसे ही पवनें मान लो ऊपर से आई नीचे से आई, ठीक, ये आपस में टकराई, राइट, टकराई, तो आप जानते हो अपना इंडिया कहाँ पे है, इस यहाँ पे है, राइट, इंडिया आपका कर्क रेखा पे है। आप जानते हो कि जब पवनें ये ऊपर से इधर जाती हैं, इधर से इधर जाती हैं, राइट, इधर देखो जा रही कि नहीं, इधर जा रही, तो ये आप जानते हो कि ये क्या करती हैं, सीधा सीधा यहाँ से बारिश लेंगी, ये पवनें बारिश लेंगी और ये सीधे दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे भारत में आता है ना, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में आता है वो व्यापारिक पवनों की वजह से ही आता है। तो मानसून को लाने में किसका काम होता है, वो होता है व्यापारिक पवनों का, क्योंकि दक्षिण पश्चिम आप मानसून देखो किसकी वजह से आ रहा है, इसी की वजह से आ रहा है। ऊपर का देखो आप मानसून, ऊपर से जब मानसून आता है वो किसकी वजह से आता है, व्यापारिक पवनों की वजह से आता है। तो जो मानसून आता है भारत में आता है या किसी अदर देशों में आता है, वो जल जैसे ही ये धारण करती हैं, भूमध्य रेखा वो पार करती हैं, ऊपर ITCZ धारण करती हैं, तो फिर क्या होता है कि ये पवन ऊपर गुजर गई, निकल गई, ठीक है, तो ये यहाँ से धारण करेंगी जल, तो ये सीधा सीधा आप जानते हो भारत में इधर सब में बरसात करती हैं जाके, ठीक है, बरसात करेगी जाके। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो पवनें होती हैं बरसात करती हैं, इससे इनको मानसून पवन भी बोलते हैं। लेकिन मानसून पवनें आप देखोगे एक अस्थाई पवन होती है, तो ये अस्थाई के रूप में काम करने लगती है, एक्चुअली में ये अस्थाई नहीं होती है, ठीक है। तो मानसून आपको समझ में आ गया है मानसून कैसे काम करती है, क्योंकि 6 महीने में ऊपर बदलाव, 6 महीने में नीचे होती हैं, तो जो इनका सेट है, इनका जो सेट है पेटियों का वो खिसकता है, तो यही पवनें ऐसे खिसकती हैं, तो यहाँ पे ये जल को लेंगी, राइट, ये जल को धारण करेंगी, फिर यहाँ पे बरसात, यहाँ जितने देश हैं इनको बरसात करेंगी, तो ये मानसून आ जाता है। तो ये ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो मानसून आता है हर 6-6 महीने में, ठीक है, 6 महीने में मानसून इधर भी रहेगा, 6 महीने में इधर भी रहेगा। तो दक्षिण पश्चिम में आप देखोगे मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम में आप देखते हो मानसून आता है, वो आप देखोगे जब कर्क रेखा पे सूर्य रहता है तब दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है वो आ जाता है। जैसे इधर है तो ITCZ इधर खसक गया, तो ये पवन है इधर आ गई, तो यहाँ इधर से सीधा सीधा जल धारण करेगी और सीधा यहाँ पे बरसात करेगी भारत में जाके, राइट, ये दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाता है। तो ये मानसून क्यों आ रहा है, तो इसके विषय में आपको समझ में आ ही गया है कि ये मौसम के अनुसार ये बदलती रहती हैं, ऋतुओं के अनुसार इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से भी ये एक प्रकार से देखे जाएं तो ग्रही पवन भी इनको कहते हैं। ग्रही पवन ये भी होती हैं, तो ग्रही पवन सभी होती हैं, स्थायी पवनें ग्रही पवन भी इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखोगे तो ऋतुओं के अनुसार भी ये मानसून को लाने में सक्षम होती हैं, मानसून को लाती हैं, इस वजह से ये मानसून पवनें भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं, जब इधर आ जाता है तो आप जानते हो इधर से जल धारण करेंगी, इधर से जल धारण करेंगी, राइट, तब ये वाली पवनें इधर से जल धारण करेंगी ऊपर से, तो इधर से करेंगी, तो आप जानते हो इधर भारत के पूर्व मंडल है, ये मंडल है, यहाँ बारिश करेंगी, और इधर से आती हैं तो इधर साइड आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में इधर नीचे आप जानते हो नीचे जो संयुक्त राज्य जो अफ्रीका महाद्वीप है, नीचे वाले क्षेत्रों जो देश हैं उनमें बारिश करती हैं। ऐसे आप जानते हो कि ये क्या हालात है, मानसून भी लाने में इनका कार्य होता है, उनको मानसून पवन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी पवन होती है पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें आपको मैंने बताया ही था कि पछुआ पवनें क्या होती हैं। जैसे आप जानते हो कि ये व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच में चलती हैं। इसके ऊपर आप जानते हो ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पे कौन सी चलती हैं, पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें एक्चुअली में ये होती हैं, राइट, क्या होती हैं, पछुआ पवनें ये होती हैं। और आप जानते हो कि पछुआ पवनें हमेशा याद रखना ये क्या बनाती हैं, शीतोष्ण चक्रवात, क्या बनाती हैं, शीतोष्ण चक्रवात बनाती हैं, राइट। इनकी कुछ ये अपनी एक विशेषताएं होती है, शीतोष्ण चक्रवात बनाना, वाताग्र बनाना इनका काम होता है, राइट, वाताग्र बनाना। एक मिनट, वाताग्र बनाना, लेकिन वाताग्र किनके साथ बनाती हैं, ऊपर से आती हैं ध्रुवीय पवनें, उनके साथ ये वाताग्र भी बनाती हैं। वाताग्र आपको पता ही होना चाहिए, एक कम ताप की, एक मतलब असमान ताप की जो दो वायु होती हैं, पवनें होती हैं, जब आमने सामने टकराती हैं तो हल्की ऊपर उठ जाती है, तो इसे फिर हम बोलते हैं वाताग्र, राइट, वो फिर ऊपर ऊपर घूमने लगती है गोल गोल। तो शीतोष्ण चक्रवात लाना, वाताग्र बनाना इनका काम होता है। और आप देखोगे कि ऊपर इनको अलग अलग नामों से नहीं जानते हैं, जबकि आप इधर क्षेत्र में देखोगे, इस वाले क्षेत्र में, तो इधर जब आप जानते हो इधर साइड में आती हैं ये, तो
इधर आप देखोगे तो इधर का क्षेत्र सपाट होता है, तो इनको अलग अलग कई नामों से जानते हैं। तो आप देखोगे 40 डिग्री आप दक्षिण में देखोगे तो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर इनका नाम अलग होता है, इन्हें कहते हैं गर्जता चालीसा। गर्जता चालीसा। गर्जता चालीसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हो ये गरजती हुई चलती हैं, एक गरजती हुई चलती हैं, तो ये गरजता चालीसा। क्योंकि इधर सब सागर सागर है ना, इधर साइड आप जानते हो पृथ्वी के इधर साइड तो सब सागर ही है, ठीक है, सागर ज़्यादा है, महासागर ज़्यादा है ना, तो इधर ये पवनें फ्री हो जाती हैं, फिर बहुत तेज़ चलती हैं, बहुत तेज़ चलती है, तो उनका नाम अलग अलग दिया गया है पछुआ पवनों का। गरजता चालीसा। 50 डिग्री पे अगर आप देखोगे, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, वहाँ इनको प्रचंड पचासा ये भी कहते हैं, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में या 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, या इसे कहते हैं चीकता साटा। यहाँ पे बहुत तेज़ चलती, सबसे तेज़ यहीं चलती है 60 डिग्री पे, चीकता साठा। ये अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। और ये किन आधार पे दिए गए हैं? ये दिए गए हैं वहाँ पर जो पवनें होती हैं वो स्वतंत्र चलती हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का उनको अवरोध देखने को नहीं मिलता है, पर्वत पठार कुछ नहीं मिलता है, तो ये तेज चलती हैं। जबकि ऊपर नाम इनका कुछ नहीं दिया है, ऊपर नाम नहीं दिया है, ऊपर इनको गतिरोध मिलता रहता है पवनों का, पर्वतों का, पठारों का, तो इस वजह से ऊपर जो है इनका कोई नाम नहीं, नीचे ही इनको नाम दिया गया है। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीकता साठा, ये किन्हें बोलते हैं? ये बोलते हैं पछुआ पवनों को, पछुआ पवनों को ही ये बोलते हैं, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पछुआ पवनें भी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इधर साइड जलीय सतह ज़्यादा है, इस वजह से ये तेज चलती हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें को आप समझोगे तो ध्रुवीय पवनें का मतलब ही यह है कि ये ध्रुवों से चलती हैं, ठीक है। ध्रुवीय पवनें जो होती हैं उनको ध्रुवों से वो चलती हैं। तो आप एक चीज़ समझो, देखो आप देखोगे, सर देखो, जैसे आप जानते हो ध्रुवों की तरफ से चलती हैं ऐसे प्रकार से, ठीक है, इधर भी आप समझ लो, ये होती हैं ध्रुवों की तरफ से चलती हैं। अब ये ध्रुवों की तरफ से चल रही हैं तो ये कौन सी पवनें हो गई? ये ध्रुवीय पवनें हैं, लेकिन ये वर्ष भर चलती हैं, तो इस वजह से इनको स्थायी पवनें मानते हैं। ये थोड़ा बहुत प्रभावित होती हैं, प्रभावित होने वाले जितने भी कारक हैं वो हमने सब बता दिए, इधर यहाँ पे बताए थे, वो सभी पवनों पे जिम्मेदार हैं, इन तीनों पे ही वो जिम्मेदार कारक हैं, ये कोई प्रभावित करते हैं इन्हें तीनों करते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये ध्रुवीय पवनें हैं, तो ये ध्रुवीय पवनें किससे टकराती हैं? ये पछुआ पवनों से टकराती हैं। किससे टकराती हैं? इधर से पछुआ पवनें आती हैं इस साइड से, तो ये पछुआ पवनें तो जानते ही हो पश्चिम से चलती हैं और पछुआ पवनें कहलाती हैं, यहाँ टकराती हैं, तो ये ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। तो ध्रुवीय पवनें को आप जानते हो कि ये भी पछुआ पवनों के साथ क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं वाताग्र शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनाती हैं, राइट। तो इनको आप जानते हो, इधर साइड आप जाओ तो इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। इनको उत्तरी, इसको नार्दन भी बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में इन्हें नार्दन बोलते हैं, इन पवन को, ध्रुवीय पवन को नार्दन भी कहते हैं। इसके बाद रूस में जाओगे तो इनको पुर्गा कहते हैं, पुर्गा नाम यहीं को बोलते हैं। हेलमेट ब्रिटेन में कहते हैं, इनको हेलमेट ब्रिटेन में कहते हैं, लिख लो हेलमेट, जैसे ब्रिटेन में इनको हेलमेट कहते हैं। इसके बाद बुरान इनको, ये ध्रुवीय पवनें हैं, ठंडी पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं, इनको वहाँ पे रूस में बुरान कहते हैं और ब्रिटेन में हेलमेट कहते हैं। रूस बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो रूस को अलग अलग नाम से, इनको दो नाम से जानते हैं। एक रूस में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पुर्गा भी कहते हैं, एक रूस में ऐसा क्षेत्र है जहाँ बुरान भी कहते हैं, ब्रिटेन में हेलमेट कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में इसको नार्दर्न कहते हैं, राइट। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो ये थी हमारी ध्रुवीय पवनें। चलो, अब बात आती है अस्थाई पवनें। तो दूसरी पवनें हैं, जैसे पहली ये थी स्थायी पवनें, इनके विषय में समझ लिया। दूसरी आती है अस्थाई पवन। तो अस्थाई पवन जो होती हैं एक प्रकार की, इनको आपको पता होना चाहिए, ये अस्थाई होती हैं, लेकिन ये अस्थाई जरूर होती हैं, लेकिन आप जानते हो ये कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़ी हुई होती हैं। पवनें यही हैं, यही पवनें हैं, ये वर्ष भर चलती हैं तो इसलिए स्थायी हो गई, लेकिन ये दिन प्रतिदिन और मासिक वार्षिक की इनकी में इसमें बदलाव होता रहता है, यानी कि दिनचर्या में इनका बदलाव होता है या मासिक बदलाव होता है, ऋतु के अनुसार परिवर्तन होती हैं ये भी पवनें, तो इनको इसलिए अस्थाई पवनें बोलते हैं, ठीक। कैसे? जैसे दैनिक इनका परिवर्तन अलग होता है, मासिक
या हम कह सकते हैं दैनिक मासिक में इनकी प्रकृति है, इनमें बदलाव होता है, इनका परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इनको अस्थाई पबने कहते हैं। जैसे अस्थाई पबन में आप जानते हो कि कौन कौन है, जैसे पहले आप समझो स्थलीय समीर, तो स्थलीय समीर को समझ लो। तो स्थलीय समीर का मतलब क्या होता है, दूसरा आता है जलीय समीर, तो जलीय समीर भी होती हैं। तो जलीय समीर है, स्थलीय समीर है, इनको थोड़ा समझो। आप जानते हो कि जैसे ये भारत की बात कर लो, ठीक, भारत है, तो भारत में ये क्या है, ये है आपका स्थल, ये क्या है पूरा यहाँ हिंद अरब वाला सागर, ऊपर अरब वाला है, हिंद महासागर नीचे लगा लगा, तो आप जानते हो वो अरब वाला सागर हिंद महासागर का ही हिस्सा है, तो ये जैसे हिंद महासागर है, राइट। तो आप जानते हो कि सूर्य का जो प्रकाश है जितना इसे मिलेगा उतना ही इसे मिलेगा, राइट, क्योंकि जितना सूर्य का प्रकाश रहता है, जो सूर्य तप है, वो जितना इसे मिलेगा उतना ही इसे मिलेगा, समझ रहे हो, जितना इसे मिलेगा उतना ही इसे मिलेगा। तो आप जानते हो इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? पहले विशिष्ट ऊष्मा को थोड़ा एक बार समझ लो। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इस प्रकार ये ऊष्मा उसे बोलते हैं कि एक ग्राम वस्तु, एक ग्राम वस्तु का मतलब यहाँ जल स्थल सब कुछ ले सकते हो, जल ले लो स्थल ले लो, दोनों ले सकते हो। एक ग्राम वस्तु के तापमान में, ठीक समझना, एक ग्राम वस्तु के तापमान में उसकी वृद्धि करने के लिए, एक ग्राम वस्तु के तापमान में वृद्धि करने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, राइट। यानी कि स्थल का टुकड़ा कुछ भी ले लो, यानी स्थल का 1 ग्राम टुकड़ा ले लो, जल का 1 ग्राम टुकड़ा ले लो, अगर इसे गर्म करने में जितनी भी ऊष्मा की जरूरत है, जितनी भी ऊष्मा की जरूरत है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, समझ रहे हो। यानी कि 1 ग्राम वस्तु के तापमान में पहले से, जैसे मान लो ऑलरेडी कुछ चीज़ें गर्म होती हैं थोड़ा थोड़ा, अगर उसको अलग अलग सामान पर रख दो, ठीक, अब उनको जैसे इनकी जितनी आवश्यकता है उसको गर्म करना है, तो अगर 1 ग्राम वस्तु के तापमान में अगर जितनी भी वृद्धि करनी है, ठीक है, जितनी वृद्धि करनी है और वो वृद्धि है उसकी आवश्यकता के अनुसार है, तो आप कह सकते हो कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 ग्राम वस्तु के तापमान में वृद्धि करने के लिए जितनी भी आवश्यकता पड़ती है ऊष्मा की, उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक। अब ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बात ये है कि ये विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, इन्हीं का प्रभाव आप देखोगे महासागरों में देखने को मिलता है। देखो महासागर की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे सूर्य का जब इन पे क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है या सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ये बहुत देर से ठंडे होते हैं, ये देर से ये गर्म होते हैं, राइट, देर से गर्म होते हैं। क्यों गर्म इसलिए होते हैं, गर्म क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा है बहुत ज़्यादा होती है, इसको ये गर्म होने में बहुत टाइम लगाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा को धारण करते हैं। एक चीज़ एग्जाम्पल में और समझ लो तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि आपका टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है मनुष्य का, ठीक। अगर ये किसी वस्तु को पकड़ता है, अगर वो वस्तु इसे ठंडी लग रही है, राइट, कोई भी वस्तु पकड़ ले, अगर वो इसको ठंडी लग रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ऊष्मा जो है इसको स्थानांतरण हो रही, किसे, इसे, तभी ये ठंडी लग रही है। इसका मतलब है इसकी तुलना में आपके अंदर ऊष्मा ज़्यादा है, इसलिए ये ठंडी लग रही है। अब देखो अगर यही वस्तु गर्म है, आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और ये लगभग में 100 डिग्री गर्म है, अगर जब इसे आप पकड़ोगे, इसे पकड़ोगे तो इसका मतलब ये है कि इस आपकी तुलना में ये गर्म लगेगा कि नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी तुलना में इसकी ऊष्मा ज़्यादा है, तो एक्चुअली में ऊष्मा का स्थानांतरण है, ये क्या करता है, एक सामान लाने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण होती है, समझ रहे हो। ऊष्मा जो है वो स्थानांतरण समान होने के लिए आती है। जैसे कि कोई वस्तु है वो ठंडी है, तो जब उसे आप टच करोगे तो आपकी ऊष्मा है उसके हाथ में, उसकी वो ट्रांसफ़र होगी, राइट, उसकी वो ट्रांसफ़र होगी। तो क्योंकि ऊष्मा का स्वभाव ही है उसे समानता लानी है, तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगी, तो फिर वो चीज़ ठंडी लगने लगेगी क्योंकि उसकी ऊष्मा है ही नहीं उसमें। अब जब इसके अंदर ऊष्मा ज़्यादा है और इसे जब छुओगी तो गर्म लगेगी, तो अब ये ऊष्मा इधर से आपके अंदर आएगी, तो ये आपको फिर गर्म लगती है। तो ऊष्मा का तो स्वभाव ही है, वो होता है क्या,
दोनों वस्तुओं में समानता लाना। तो आप यही चीज़ समझो कि ये जैसे महासागर है, महासागर देरी से गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। तो ये आप देखोगे जल्दी गर्म हो जाता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है। अब जैसे ही जल्दी गर्म होगा तो इसका जो दाब होता है, इसका जो दाब है वो हो जाएगा कम। क्यों कम हो जाएगा? हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ दाब कम होता है, जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ दाब ज़्यादा होता है। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप क्या होता है कि यहाँ पर जो महासागर हैं उन वो देर से गर्म होते हैं, तो आप देखोगे ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे दाबांतर है वो ज़्यादा है, यहाँ पे आप देखोगे दाब जो है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे दाब कम है। तो फिर इधर बन जाता है हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर और इधर बनेगा लो प्रेशर। ये गर्म जल्दी ज़्यादा हो गया और ये बहुत देर में गर्म होता है, तो इधर हाई प्रेशर रहेगा। तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलेंगी। और ये किधर से चल रही हैं? ये समुद्र से या महासागर से स्थल की ओर चल रही हैं, तो इन्हें बोलते हैं सागरीय, इन्हें बोलते हैं सागरीय। तो दिन में क्या चलती हैं? सागरीय। दिन में जो पवनें चलती हैं वो चलती हैं सागरी, तो सागरी बोलते हैं। ये कैसी अस्थाई पवनें हैं, राइट। इसके विपरीत आप देख लो, रात में देख लो। अब क्या होता है कि ये हो जाता है जल्दी ठंडा, क्योंकि ये जल्दी गर्म होता है फिर जल्दी ठंडा भी तो होगा। जैसे ही सूरज छिपता है तो ये अपनी जो ऊष्मा इसने जितनी धारण कर रखी है तो ये जल्दी जल्दी उत्सर्जित करेगा, जल्दी जल्दी करेगा, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ठंडा। जबकि ये ठंडा नहीं हो पाएगा जल्दी। क्यों? क्योंकि ये तो देर में तो गर्म होता है फिर देर में ही ठंडा होगा, देर में गर्म होगा तो देर में ही ठंडा होगा, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, तो ये देर से ठंडा होगा। तो अब इसकी तुलना में ये ज़्यादा ठंडा हो गया, तो अब ये तो ठंडा हो गया, ये गर्म हो गया, ये गर्म रहता है। तो आप देखो इधर बन जाएगा रात में हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर रहेगा, क्योंकि इसकी ये ठंडा नहीं होता है जल्दी, तो हाई लो प्रेशर रहेगा। तो फिर हाई से लो प्रेशर इधर साइड चलने लगी, तो स्थल से रात में पवनें किधर चलने लगती हैं? वो चलने लगती हैं महासागर की ओर। अब इसे फिर क्या बोलते हैं? रात में स्थलीय समीर। ये स्थलीय समीर जो हैं ये रात में बनते हैं और जलीय समीर हैं वो दिन में बनते हैं, राइट। दिन में बनते नहीं, दिन में चलती हैं, रात में ये चलती हैं स्थलीय समीर। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गई अस्थाई पवन है। तो अस्थाई पवनों के अंतर्गत आप एक चीज को और समझो, अस्थाई पवनों के अंतर्गत हम समझते हैं शिखर घाटी समीर और घाटी शिखर समीर, दो चीजें हैं। जैसे ये आपको समझ में आ गया ना? चलो बढ़िया है, स्थलीय समीर समझ में आ गए। अब घाटी समीर, शिखर घाटी समीर, थोड़ा इनको समझ लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अस्थाई पवन में ही शामिल होते हैं। चलो एक मिनट देखो, शिखर घाटी समीर पहले समझते हैं। शिखर घाटी समीर क्या होता है ये? दूसरी है घाटी शिखर समीर, घाटी शिखर समीर, ठीक है। शिखर घाटी समीर। तो पहले आप देखो ऊपर क्या बनाओ? शिखर। अब देखो ये शिखर है। अब जैसे ही सूर्य का जो प्रकाश है, जैसे यहाँ से सूर्य है, अब इस पे आ रहा प्रकाश, प्रकाश इधर भी आएगा, देखो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, देखो इधर भी आएगा, राइट। अब इधर प्रकाश नहीं है, तो इधर हमेशा याद रखना जब प्रकाश इधर आता है तो इधर हाई प्रेशर, इधर रहेगा लो प्रेशर, इधर भी रहेगा लो प्रेशर, सुनना ध्यान से, यहाँ भी रहेगा लो प्रेशर। अब जैसे ही सूर्य ऐसा जाता है, इधर से इधर जाएगा, तो सूर्य जैसे ही जाता है तो ये सूर्य इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पे तो लो प्रेशर रहेगा, यहाँ भी लो प्रेशर रहेगा, फिर इधर आने लगता है, ठीक, इधर आने लगता है। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे रहता है लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर हमेशा ही यहाँ रहेगा, लो प्रेशर हमेशा ही यहाँ रहेगा। इसलिए पवनें जो हैं इधर रहता है हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, क्योंकि ऊपर आया तो ये जो देखोगे तो यहाँ भी हाई प्रेशर बनने लगता है और यहाँ भी हाई प्रेशर बनता है, ये पहले से ही रहता है। फिर इधर आप देखोगे हाई प्रेशर कम होता है लेकिन हाई प्रेशर रहता है, लेकिन यहाँ हमेशा लो प्रेशर ही रहेगा। तो फिर पवनें ऐसी चलने लगती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये बोली जाती हैं शिखर घाटी समीर, समझ रहे हो? ये बोली जाती हैं शिखर घाटी समीर। इसके विपरीत आप देखोगे तो ये रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, रात में देखोगे तो ये इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है इतनी नहीं होती है, विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती, इसलिए ये जल्दी गर्म हो जाता है।
विशेष ऊष्मा इतनी नहीं होती, इसकी ज़्यादा होती हैं, तो ये देर में तो गर्म होते हैं, तो आप जानते हो कि रात में फिर इसके विपरीत चलने लगती हैं इस प्रकार से। तो ये शिखर घाटी समीर है। आप देखो घाटी शिखर समीर, तो घाटी शिखर देखो कैसी होती इस प्रकार से, ये घाटियाँ हैं, राइट, क्या है। अब देखोगे तो दिन में आप देखोगे कि दिन में तो आप जानते हो कि इसके ऊपर प्रकाश रहता है, इधर कम रहता है, इधर कम रहता है, तो आप जानते हो कि पवनें दिन में तो इधर चलेंगी ही इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से। लेकिन रात में क्या होता है कि ये हो जा, इसकी विशेष ऊष्मा ज़्यादा है, ठीक है, तो आप देखोगे इसकी विशेष ऊष्मा ज़्यादा है, अब थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं। लेकिन आप देखोगे इधर साइड देखो कि जैसी रात होती है तो ये अपनी विशेष ऊष्मा उत्सर्जित कर देगा, फिर ये होता है ठंडा, और जैसे ही ठंडा होता है तो इधर रहेगी गर्म, तो फिर इसके विपरीत ये इस प्रकार से चलने लगती हैं, ऐसे। ये क्या है, घाटी शिखर समीर, ये घाटी है, ठीक, घाटी ऐसी ही होती है, ये शिखर है, ठीक है। इसकी थोड़ी, इसकी तुलना में ये विशेष ऊष्मा ज़्यादा होती है, तो इस पर आप देखोगे पवनें जो चलती हैं वो थोड़ी देरी रात में चलती हैं, ये जल्दी चलने लगती हैं, इसकी थोड़ा देर में चलती हैं, क्योंकि ये विशेष ऊष्मा को बहुत देर में उत्सर्जित कर पाता है, और ये तो कर ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए इधर रहता है लो प्रेशर, इधर रहता है लो प्रेशर, यहाँ हो जाएगा रात में हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको अस्थाई पवनें हैं ये समझ में आ गई हैं। तो अस्थाई पवनों के अंतर्गत चक्रवात, प्रतिचक्रवात ये भी आते हैं, तो चक्रवात प्रतिचक्रवात के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। इसके बाद स्थानीय पवनें क्या होती हैं इनके विषय में भी समझेंगे। तो अब पवनों के अंतर्गत केवल 2 लेक्चर और बचे हैं, वो बचा है चक्रवात प्रतिचक्रवात का। इसके बाद स्थानीय पवनें क्या होती हैं उनके विषय में समझेंगे। तो ये हमारा फिर हो जाएगा पवनों से संबंधित लेक्चर कंप्लीट। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।